हमारा हीरो जमीन पर बैठकर कुछ लिख रहा है, किसी शक्ति को बुलाते हुए कि वो उसकी पुकार सुने। वो प्रसिद्ध दौलत, शक्ति और संपत्ति की तलाश में था। चिंतित हमारे मुख्य पात्र को पता था कि ये उसकी मां की बीमारी को ठीक करने, अपने भारी कर्ज को चुकाने और बेहतर जीवन जीने का एकमात्र मौका है। जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना खत्म की, उसके फोन पर 3 परेशान करने वाली सूचनाएं आईं। पहली ये बताती है कि उसका लोन एप्लीकेशन अस्वीकृत हो गया है और वो 1 मिलियन रुपए का कर्जदार है, जिसमें से 1,10,000 का कर्ज कल ही चुकाना है। स्थिति और भी बिगड़ रही थी क्योंकि उसका कुल कर्ज 1 मिलियन से भी ज्यादा हो गया था। अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो कर्ज में 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी। आखिरी संदेश उसे हताश कर गया। कोई उसके पीछे था, नाराज। उसने फिर उस महान शक्ति से दया की भीख मांगी और अपनी आत्मा और शरीर को दान करने की पेशकश की, ये चाहकर कि वो उसका सेवक बने। अपनी प्रार्थनाओं में वो एक सितारा बनने की दुआ कर रहा था। अचानक एक बिजली उसके शरीर पर गिरी, जिससे वो पीछे की ओर गिर पड़ा। जब वो आखिरकार जागा तो सिर में दर्द के कारण वो भ्रमित था। उसे याद था कि वो ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो अधूरे कामों के बारे में सोचते हुए तेजी से चल पड़ा और पानी की एक पोखर में अपने प्रतिबिंब को देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि क्या ये सच में वो है, और जब उसने अपने सामने एक जादुई, विशाल और लगभग पारदर्शी पेड़ को देखा, तब उसकी उलझन और बढ़ गई। अचानक किसी ने उसे बधाई दी और उसके औजीन चौंकने के लिए खुल गए। उस महान शक्ति ने बताया कि उसे सफलतापूर्वक बुलाया गया है और उपहार स्वरूप वो 3 इच्छाएं मांग सकता है। उस अद्भुत दृश्य को देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि ऐसा तो धरती पर भी नहीं था। उस अनुभव ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वो सच में कहीं और पहुंच गया था। यह सब उसकी किस्मत समझ में आ रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसने देखा कि 3 इच्छाएं थोड़ी सीमित थीं, क्योंकि उसने अन्य लोगों को देखा था जो अनंत इच्छाएं पूरी करते थे। फिर उसने अपनी पहली इच्छा घोषित की। वो और 10 इच्छाएं चाहता था। किताब फौरन खुश हो गई और अचानक उसके चारों ओर एक अंधी ऊर्जा फैल गई, जिसने चेतावनी दी कि अनुबंध में कोई समस्या थी। लेकिन उसने महसूस किया कि स्थिति ऐसी नहीं थी। आदमी उस विशाल प्राणी को देखकर डर गया जो उसके ऊपर उठ रहा था। उस महान शक्ति ने फिर अपनी असली रूप दिखाया, एक विकरालता जो किसी को भी हैरान कर दे। उस क्षण में उसने देखा कि एक नई आत्मा उस शरीर पर कब्जा कर रही है। उसके चेहरे पर पीलापन छा गया। आदमी ने पूछा कि वो कौन है और इसका क्या मतलब है। उस महान शक्ति ने उत्तर दिया कि वो उसकी पहचान जानने के लायक नहीं है, लेकिन उस शरीर के पहले के मालिक ने अपनी आत्मा और शरीर का उपयोग एक इच्छा बनाने के लिए किया। उसने यह स्पष्ट किया कि उसने आत्मा को ले लिया, लेकिन शरीर उसे ही प्रणादलेश करना चाहिए। हालांकि अब एक नई आत्मा वहां थी। इससे आदमी ने सोचा कि शरीर में मौजूद आत्मा भी उसकी होनी चाहिए। वो इस तरह के स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं था। सबसे बुरा ये था कि जो वो सोचता था कि मदद है, वो असल में एक अधिग्रहण बन गया। उसे पता था कि उसे जल्दी कार्रवाई करनी होगी। उसने उस महान शक्ति की बात सुनी। जब एक अनुबंध बन गया है तो उसे तोड़ने की कोई भी मंशा निर्दयता से पीड़ा ला सकती है। उसने दर्द में चिल्लाया जब लपटें उसके शरीर को भस्म कर रही थीं। उस महान शक्ति ने निराश होकर देखा कि ये तो बस एक कमजोर आत्मा थी। वो चाहता था कि आत्मा जल्दी से जल्दी मर जाए। उसने अनुबंध में लिखा हुआ याद किया, अगर इसका उल्लंघन उच्च शक्ति द्वारा हो तो भाग भी जिम्मेदारी से मुक्त रहेगा, और अगर वो उस महान शक्ति के हस्तक्षेप के कारण पूरा नहीं कर सका तो जिम्मेदारी उस पर होगी। ये समझते हुए उसने सोचा कि उसे अनुबंध के टूटने का डर नहीं होना चाहिए। उस महान शक्ति ने हैरानी में देखा कि एक साधारण मानव उससे नियमों पर चर्चा करने की हिम्मत कर रहा है। ओ, हमारे लड़के को पता था कि उस प्राणी की शक्ति कितनी है और वो आसानी से उसकी जिंदगी खत्म कर सकता है, लेकिन उसने ये करने का फैसला नहीं किया, जिससे आदमी को ये विश्वास हुआ कि उसे परखा जा रहा है। उसने समझा कि उसका एक नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, तो उसने पूछा कि क्या वो इस पर हस्ताक्षर करने के लिए योग्य है। इससे उस बड़े प्राणी, जो अमीर और लंबा था, को वह आदमी काफी दिलचस्प लगा, क्योंकि वह पहले व्यक्ति था जिसने उसके साथ बातचीत की। जैसे ही बच्चे ने उसकी रुचि जगाई, उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने का फैसला किया। उसका ये शर्त रखा कि अगर वो कर सके तो एक नए जीवन के बदले में एक इच्छा पूरी करेगा। उस बड़े प्राणी की इच्छा थी 999 इच्छाओं की। उसने आदमी पर दबाव डाला, चेतावनी देते हुए कि समय खत्म हो रहा है। आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह बड़ा प्राणी बहुत बेशर्म है जो उसकी इच्छा की नकल करना चाहता है। बड़े प्राणी ने उसे याद दिलाया कि उसके पास बेहोश और जिंदगी खोने से पहले बस 1 मिनट है। फिर पूछा कि क्या उसने कोई फैसला किया है। विकल्प खत्म होने पर आदमी ने आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया, वफादारी निभाने और उससे निर्धारित 999
माननीय शर्तों को पूरा करने का वादा करते हुए। हमारे हीरो को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट का धारक पुरस्कृत करने की शक्ति रखता है जैसे ही निर्धारित शर्तें पूरी हों। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने नहीं बल्कि जो चांग ने साइन किया, हमारे नायक। उसी रात शेन अपने बिल्कुल फटे कपड़े पहनकर घर आया। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर रहने वाला कोई व्यक्ति, और यह चाहता था कि कोई उसे इस हालत में ना देखे। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका कुख्यात बॉस उसे इतनी शर्मनाक स्थिति में छोड़ गया। पीछे लोग उसे बता चुके थे कि बॉस उसे तभी खोजेगा जब उसे जरूरत होगी, और तब तक वो जो चाहे कर सकता था। वो मेहनत करना चाहता था, लेकिन सच ये था कि उसके पास बॉस की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, और शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। अब उसने फैसला किया कि वो चीजों का सामना धीरे धीरे करेगा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि अंदर सब अंधेरा है। चारों ओर देखते हुए उसने पाया कि घर में कोई नहीं था, जिससे उसे लगा कि उसके परिवार की स्थिति उसकी सोच से भी बुरी है। फिर उसकी हैरानी के लिए उसे झूम से जुड़ा एक खून का कर्ज मिला, जिसने उसे उसकी परिवार के साथ असल में क्या हो रहा है इस पर कौतूहल में डाल दिया। अचानक किसी ने चिल्लाया, हे तुम लड़के! और इससे पहले कि वो कुछ कर सके, उसे एक ट्यूब से सिर पर वार किया गया। जिसने उस पर हमला किया वह जानना चाहता था कि वह हमेशा कहाँ था, और वो इस बात से बेहद नाराज था कि लड़के ने उसकी कॉल्स को नजरअंदाज किया। वह दो गुस्सैले गुंडों के साथ था और बहुत चिढ़ गया था कि बच्चा जिंदगी से थकाव महसूस कर रहा था। एक गुंडे ने उसे याद दिलाने की कोशिश की कि बच्चे को तब तक मत मारो जब तक वो बेहोश न हो जाए, जबकि दूसरा कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चा लोहे की तरह मजबूत था। चेन, भ्रमित और घायल, ने पूछा कि वे कौन है, लेकिन आदमी ने उसे फिर से मारा, ये पूछते हुए कि क्या वो पिछले हफ्ते का कर्ज भूल गया है। फिर उसने पूछा कि लड़की अपने खून को बेचने के लिए क्यों नहीं आई और उसका कर्ज चुकाने। वह सोचने लगा कि क्या लड़के की माँ कहीं मरी तो नहीं थी, और उसने बेतुका कमेंट किया कि वो कितनी बेवकूफ थी जो अपनी जान को इतना जोखिम में डालकर शीन जैसे बेकार के लिए बड़े कर्ज ले रही थी। उसने शीन के सिर में ये ठोक दिया कि कचरा हमेशा कचरा रहेगा। उसने ये भी कहा कि जिस किसी का जन्म कचरे के रूप में हुआ है, बिना किसी टैलेंट के वो अपनी तकदीर बदलने के सपने देखते रहेंगे, भले ही उनके पास पूरा कर्ज हो। आदमी ने कहा कि दोनों, बच्चा और बूढ़ी औरत, उसके जूते पहनने के लायक नहीं थे। एक वक्त था जब उससे पूछा गया था कि क्या वो भविष्यवक्ता बनने से हार मानना चाहता है। शेन ने माँ को जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो और स्त्रादाज करे। उसने अपने हाल के बुरे सपने को साझा किया, जिसमें उसकी माँ को हर दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती थी जब तक वो थककर बेहोश न हो जाती और फिर कभी उठती नहीं। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ इस तरह खत्म हो। सोचते सोचते उसे डर लगा कि क्या वो कभी नहीं जागेगी, और फिर भी भविष्यवक्ता न बनते हुए भी उसकी माँ ने उसे रोका, कहते हुए कि सब ठीक हो जाएगा। उसने वादा किया कि भले ही आसमान गिर जाए वो उसकी मदद करेगी, और उसे खुद पर विश्वास रखने की सलाह दी। इस याद करते ही हमारे हीरो की आंखें चमक उठीं। उस आदमी ने अपने विचारों को रोका और पूछा कि वह कुछ क्यों नहीं कह रहा है। उसी पल उस आदमी के चेहरे पर छोटे लड़के ने मुक्का मारा, जिसने उसे कमरे के दूसरी तरफ फेंक दिया। पीछे खड़ा दूसरा आदमी चिल्लाया कि उसे रुकना चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसे ही मारता रहा तो बच्चा मर जाएगा। लेकिन सभी की हैरानी के लिए वह आदमी उस घूंसे के बाद आसमान में उड़ गया। उसके कई दांत टूट गए और वह जमीन पर बेहोश गिर गया। उसके दोस्त कंफ्यूज हो गए, सोचते रहे कि एक लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने बच्चे की आभा को देखा। वे विश्वास नहीं कर सके कि वह स्टार लेवल पर पहुंच गया है। शेन ने उनकी तरफ मुड़कर पूछा कि नीचे से उठने में क्या गलत है। उसने उन्हें चुप रहने को कहा, ये कहते हुए कि वे बहुत परेशान कर रहे हैं, खासकर इतना चिल्लाकर। लोग उसकी गर्वीली हरकतों पर गुस्सा हो गए, भले ही वह सिर्फ क्लास का स्टेज 2 था। दूसरे आदमी ने कहा कि उसे छोटे लड़के को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वह लड़के के एक साथी को बेकार कर देंगे। शेन ने सोचा कि क्या क्लास और स्टेज 2 का जो ऑरेकल था वो उसके अंदर की ताकत है, और उनकी तरह देखने पर उसे उम्मीद थी कि उसका लेवल ऊंचा होगा। वह आदमी ने हमला किया, लेकिन शेन सभी हिलचलों को साफ साफ देख सकता था। आदमी ने एक वार किया, लेकिन उसकी जगह जमीन पर एक निशान छोड़ दिया। हैरानी की बात यह थी कि शेन उस आदमी के पीछे आ गया और उसे गिरा दिया। दूसरा आदमी शॉक में विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह सिर्फ क्लास 2 होते हुए ऐसा कर सकता है। उसे आश्चर्य था कि लड़का इतना तेज और मजबूत कैसे हो सकता है। उसने शेन की पसलियां तोड़ने के लिए एक चुपचाप तरीके से हमला किया, लेकिन उसे पसलियों में एक लात मिली।
हैरान। उसने देखा कि शेन उसकी मौजूदगी से जानते हुए भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। आदमी ने सवाल उठाया कि शेन इतना मजबूत कैसे बन गया। जब चेन उसके करीब आया, उसने उससे कहा कि उसे जाने दे, यह तर्क करते हुए कि वे बस लिन यू के आदेशों का पालन कर रहे थे। उन्हें कर्ज वसूलने के आदेश थे। चेन ने लिन यू के बारे में पूछने का फैसला किया और उस आदमी को संदेश देने के लिए कहा कि वह कर्ज चुकाएगा। इसके अलावा वह चाहता था कि वे अन्य लोगों को लाएं और गायब हो जाए। वह आदमी जल्दी से निकल गया। तियाना ने दृश्य को देखा, यह जानते हुए कि प्रमुख बस सब कुछ देख रहा था। प्रमुख यह देखकर प्रभावित हुआ कि तियाना अपनी तेज इंट्यूशन से उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। तियाना ने टिप्पणी की कि उसे अपने अंदर अजीब शक्ति का एहसास हो रहा था और ऐसा प्रतीत होता था कि उसे उसकी तरफ से छुपकर मदद मिल रही थी। प्रमुख ने पुष्टि की कि सच में अगर उसने शेन को थोड़ी अपनी शक्ति नहीं दी होती तो वह शायद मांस की चटनी बन गया होता, इसलिए उसे आभारी होना चाहिए। प्रमुख ने व्यंग्य करते हुए कहा कि शेन सपना देख रहा था, क्योंकि उसकी शक्ति उसे देखकर ऐसा नहीं हुआ कि कोई साधारण इंसान उसे इस्तेमाल कर सके। उसने चेतावनी दी कि शेन केवल इसलिए भाग्यशाली था कि उसने सीमा को पार नहीं किया, अन्यथा उसे छूने से पहले ही मौत का सामना करना पड़ता। जेन ने हैरान होकर महसूस किया कि उसके लिए काम करना कोई फायदा नहीं दे रहा था। उसने सुझाव दिया कि अगर चेन और मजबूत होता तो उसके इच्छाओं को हासिल करना आसान होता। प्रमुख ने उसे आश्वासन दिया कि अनुबंध के अनुसार वह उसे एक उपयोगी इनाम देगा, हालांकि उसे अभी ये नहीं पता था कि वो क्या होगा। अंत में उसने साफ कर दिया कि अगर शेंको ने हंगामा किया तो वह फिर से उसकी शक्ति उधार ले लेगा और इसे भुला देना चाहिए जब तक कि वह मौत की इच्छा न रखता हो। चेन को इस बयान से खुशी नहीं हुई, लेकिन उसने सहमति जताई। अंदर ही अंदर प्रमुख सोच रहा था कि लड़के ने उसकी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। न केवल उसने उससे अधिक शक्ति उधार ली जो उसने कल्पना की थी, बल्कि इसे बहुत अच्छी तरह भी नियंत्रित किया। वह सोच रहा था कि क्या यह उसकी नियति का बिंदु था। शेन ने पूछा कि क्या उसने अपने दूसरे इरादे के बारे में सोच लिया है। प्रमुख उलझन में था तो शेन ने समझाया कि वह चाहता है कि प्रमुख उसकी मदद करे। बॉस ने कहा कि उसने अभी तक इस पर नहीं सोचा है, लेकिन उसने यह भी कहा कि उसके पास पहले से ही बहुत सारे इच्छाएं हैं और जब सही समय आएगा तब उसे समझ आ जाएगा। शेन ने फिर पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए और बॉस ने कह दिया कि वह जो चाहे कर सकते हैं। शेन इस जवाब से थोड़े निराश दिखे, खासकर क्योंकि उन्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था और जानने के लिए बहुत कुछ था। वह एक इच्छा करना चाहते थे और कोई मार्गदर्शन पाना चाहते थे, लेकिन उसे समझ में आया कि ऐसा नहीं होने वाला। उसने छत पर मिले पुराने मालिक का फोन चेक किया। उसे पता था कि अगर उसे उस आदमी की तरह जीना है तो उसे उसके बारे में और जानना होगा। उसने देखा कि सभी संदेश कर्ज और ऑनलाइन खरीदारी के बारे में थे, जैसे कि सप्लीमेंट्स। इससे उसे यह एहसास हुआ कि एक भविष्यवक्ता बनना महंगा है। इसके अलावा उसे यह भी ध्यान आया कि उसकी फैमिली के बारे में किसी भी संदेश का कोई जिक्र नहीं था, जब तक कि एक विशेष संदेश ने उसे हिलाकर नहीं रख दिया। ये उसकी बड़ी बहन से था, जो बता रही थी कि उसकी माँ को कोमा आया है और वह अस्पताल में भर्ती है। उसने उससे कहा कि वह तियानलिन अस्पताल जाए। जब वह तियानलिन अस्पताल पहुंचा तो वह चिंता में था और उसने देखा कि एक औरत बिस्तर के पैर पर बैठी है। माहौल अजीब था, लेकिन वह समझता था कि कोई भी इस तरह नजरअंदाज होने पर नाराज होता। उसने सोचा कि उस औरत की झुकी हुई कंधे उसकी बहन जो विटिंग है और बिस्तर पर जो व्यक्ति है वह उसकी माँ है। उसे देखकर उसने सोचा कि वह अपनी यादों से बहुत अलग लग रही है। उसने खुद से सवाल किया कि क्या यह उसकी वजह से है और अपनी बहन से देर होने पर माफी मांगी और पूछा कि वह कैसे है। क्या हाल है लिंडा? गोल, इस बार तुम्हारी क्या बहाना था? क्या यह किसी ट्रेनिंग का, किसी प्रमोशन का था, या तुम खुदा को बुलाने और ऐसी चीजें करने में इतनी व्यस्त थीं कि तुम्हारे पास शब्द ही नहीं थे? उसने कहा कि उसकी माँ ने कर्ज चुकाने के लिए बहुत मेहनत की जब तक वह बेहोश नहीं हो गई, जिससे वह गुस्से में थी क्योंकि वह उसे एक बार भी नहीं देख सकी जब उसकी माँ ने उसके लिए सब कुछ किया। उसने चिल्लाकर कहा कि पूरे परिवार ने पूरी कोशिश की और उसने यह भी बताया कि कर्ज चुकाने के लिए उसकी माँ को आईसीयू का खर्च उठाने में भी दिक्कत आई। उसने यह सारी कष्टों के बावजूद सब सहा और लगभग अपनी जान गंवा दी। उसकी आंखों में आंसू थे और एक हार मानने वाले शरीर के भाषा के साथ उसने जाहिर किया कि वह और उसकी माँ थक गई हैं। फिर उसने उसे एक कार्ड दिया जिसमें 6 महीने का रहने का खर्च था और घोषित किया कि वह अब से उसकी माँ का ध्यान रखेगी और यह उसके लिए कुछ नहीं होगा। अंत में उसने कहा कि उसे अपनी बाकी कर्ज खुद चुकानी होगी क्योंकि अब इसका उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। वह हैरान रह गया और थोड़ा चिंतित हुआ कि इसका क्या मतलब है और इस तरह बहन
ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि वह उसके साथ संबंध तोड़ रही है। अस्पताल से बाहर निकलते समय हमारे नायक ने देखा कि बॉस उसकी चिंता महसूस कर रहा था। उसने पूछा कि क्या उस औरत की बातें उसे प्रभावित की, लेकिन नायक ने कहा कि वह उसके लिए लगभग एक अजनबी थी और स्थिति उसकी गलती नहीं थी। दूसरी तरफ वह ने कहा कि वह नहीं चाहता था कि बॉस उस तरह का हो जो उसे सांत्वना देता हो। उन्होंने बताया कि ठीक है, अपने अतीत को याद करते हुए तब वह एक जैसे थे, कुछ कहना चाहते थे लेकिन एक शब्द नहीं कह सके। बॉस ने उसे सलाह दी कि वह भ्रम को अपनी इच्छाओं में दखल न करने दे। शेन ने पुष्टि की कि अगर वह अपनी क्षमता साबित करता है तो बॉस उसकी मदद करेगा ताकतवर बनने में, और अगर वह काफी मजबूत हो जाता है तो वह सब कुछ चुकता कर सकेगा। बॉस ने वादा किया कि जब तक शेन अपनी क्षमता दिखाएगा वह उसे अपने गंतव्य का स्थान समझेगा। वह उम्मीद करता था कि वह लड़का नौ राइट सिटी और वे क्लब को शर्मिंदा नहीं करेगा, खासकर प्रेसिडेंशियल स्वीट में। किसी ने टिप्पणी की कि मुनाफे खराब नहीं हैं, तो उन्होंने निवेश जारी रखने का निर्णय लिया। यह बयान एक आदमी का था जो धूप के चश्मे पहने हुए था, मुंह में सिगार थामे हुए था और हर हाथ में लड़कियां थीं। उसने ये भी सजेस्ट किया कि वो लोग इस मामले से जुड़ी तरफ से संपर्क करें ताकि उनका रिकवरी प्रोसेस जल्दी हो सके, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें मिल रहा बड़ा मुनाफा हमेशा नहीं चलता। उसका सबॉर्डिनेट समझ गया और उससे और एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया, एरिया के ऑर्गेनाइजेशन से किसी को किराया लेने में दिक्कत हुई थी और 3 लोगों को एक स्टूडेंट ने चोट पहुंचाई थी। बॉस याद दिलाता है कि उन लोगों के लिए कर्ज की डिमांड शुरू होने से पहले काफी वक्त बचा है। उसने समझा कि वो लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसे का घूस करके भाग रहे हैं। उसका शिकायत था कि इसी सेल्फिश सपोर्ट की वजह से लोग कम से कम उसकी तरफ लोन के लिए आ रहे थे, और अपने एम्प्लॉई को बोला कि उस प्रॉब्लम को रूल्स के हिसाब से सुलझाए। उसका सबॉर्डिनेट सहमत हुआ कि जिसमें इन्वॉल्व्ड लोगों को सजा देनी चाहिए, पर उसने यह भी हाईलाइट किया कि यह एक स्पेशल केस है। रिपोर्ट के हिसाब से जो चोटों का जिम्मेदार था वो बस एक स्टूडेंट था जो अभी लेवल 2 पर पहुंचा था। बॉस ने पूछा कि वो कौन था और उन्होंने चेन का प्रोफाइल को शामिल किया। उसने इनहाफ से बिलीव नहीं किया कि एक लेवल 2 का छोटा सा लड़का एक लेवल 3 के चोर और एक लेवल 2 के चोर दोनों को हरा सकता है, क्योंकि लेवल 3 का सबसे कमजोर भी लेवल 2 के दुष्ट चोरों को हैंडल कर सकता है। उसने दोस्त से बोला कि स्किल के अलावा लेवल की फर्क को नहीं तय किया जा सकता, और उसने अनुमान लगाया कि लड़के की असली ताकत भी लेवल 3 हो सकती है। उसने सोचा कि यह इंटरेस्टिंग है कि वो अपनी ताकत को छुपा रहा है और अपने लोगों को बोला कि उस पर नजर रखें, क्योंकि वो ऐसे टैलेंट को खर्च नहीं करना चाहता। अगले दिन शेन अपने एरिया में दौड़ रहा था जब एक बुढ़ा उसकी तरफ देखता है। बुढ़ा ये देखकर हैरान था कि उसने इतनी सुबह उठकर क्या किया। पिछले कुछ दिनों में शेन ने उस बुढ़े का अभिनंदन किया, जो उसे बताता है कि उसने कुछ ए क्लास के इनिशियल सप्लीमेंट्स की शिपमेंट प्राप्त किए हैं जो सिर्फ 400 में मिल रहे हैं। उसने पूछा कि क्या शेन को में रुचि है। पार छोटे ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास अभी कुछ है, और बोला कि वो वापस आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे। बुधा ने प्रॉमिस किया कि जब ये होगा तब वो डिस्काउंट देगा। उसने देखा कि शेन पहले से ज्यादा खुश लग रहा था और पूछा कि क्या उसके कोई गर्लफ्रेंड है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद हमारे हीरो ने कुछ दिन अपने बॉडी से याद करते हुए गुजार दिए और कुछ पुराने ओनर की यादों की रिसर्च की जो उससे मिला गया। उसने समझा कि उन लोगों को खास तौर पर मिस्टिकल सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं ताकि वे ताकत पा सकें, और उन्हें कलेक्टिवली ऑरिकल्स कहा जाता है। एक ऑरेटर बनने का मेडिसिन बहुत महंगा है और इसी वजह से वो इतने बड़े कर्जे में गिर गया। उसने नहीं समझा कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, पर उसका एक बात पक्का था, ये लो लेवल ऑरिकल्स भी नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसके ट्रेनिंग के बाद उसने कहा कि अगर सिर्फ मेडिसिन लेने से किसी को ज्यादा ताकत मिलती है तो ऐसे में लोग ऑरिकल्स बनने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च करने लगते हैं। उसकी पिछली जिंदगी में उसे इतना ट्रेनिंग करना पड़ता था तब उस तरह के रिजल्ट्स मिलते। अचानक उसका मोबाइल फोन बजता है। उसने सोचा कि इतनी सुबह कौन फोन कर रहा होगा। वो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था जो याद दिलाता है कि उसकी क्लास की परमिशन खत्म हो गई है। टीचर ने रिप्रेजेंटेटिव से बोला कि वो सबको याद दिला दे कि वापस क्लासरूम में आएं। उसने पिछले रात भी कॉल किया था, तो उसने उम्मीद की कि जेन भूल नहीं गई होगा। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसने नहीं भूल, पर अंदर ही अंदर इसे से लहराने दिया। राइट ऑन हाई स्कूल में टीचर ऑरिकल्स के हिस्ट्री की डिस्कशन खत्म कर रहा था और अब उनके इकोनॉमिक्स पर इम्पैक्ट पर बात करने वाले थे। शेन ने कुछ इन्फॉर्मेशन नोट की। वॉरियर का स्टेटस ताकत से तय होता है और टाइटल के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। टी ग्रेड में रैंकिंग्स 1 से 6, सी ग्रेड में 1 से 8, बी ग्रेड में 1 से 12, ए ग्रेड में 1 से 14 और आखिर में एस ग्रेड होता है। कहा जाता है कि जो लोग एस ग्रेड तक पहुंचते हैं वो बेसिकली ताकत के टर्म्स में देवता की तरह होते हैं। दुनिया 5 अलग अलग स्तरों में
विभाजित थी, जबकि भविष्यवक्ता 5वें स्तर पर थे, जिसे बाहरी परत कहा जाता था। चौथे स्तर के ऊपर का आधार था केंद्रीय शहर का स्तर, जो शक्ति और स्थिति का प्रतीक था। केवल वे ही लोग जो ग्रेड डी या उससे ऊपर थे वहां जाने की अनुमति रखते थे। हमारा नायक शाइन ग्रेड ई में था, जो सबसे निचला था, और अगर उसे बेहतर संसाधनों तक पहुंच बनानी थी तो उसे केंद्रीय शहर की स्थिति में प्रवेश करना जरूरी था। इस तरह विकास उसका बड़ा उद्देश्य बन गया। फिर किसी ने उस पर एक छोटी सी पेबल फेंकी। शाइन ने मुड़कर देखा कि गुंडे उसके मजे ले रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वो खुद को बहुत अच्छा समझता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी परीक्षा में रैंक अच्छी थी। एक गुंडे ने कहा कि वे सभी स्तर 1 पर हैं, इसलिए उसे एक घूंसा देकर गिराना आसान होगा। शाइन सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि ये लोग हमेशा उसके चारों ओर मौजूद रहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। तब शिक्षक ने याद दिलाया कि बाद में शारीरिक शिक्षा की कक्षा में एक फिटनेस टेस्ट होगा और उन्हें कपड़े बदलकर मैदान में जाना होगा। राइटन हाई के मैदान में पूरा दिन शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में बिता होता था। जेन को ये पाठ्यक्रम बहुत आसान लगता था। अचानक किसी ने उसे बुलाया। एक छात्र ने अपने दोस्त को कोहनी मारी और कहा कि एक झगड़ा शुरू होने वाला है। उन दोनों को फिर से देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। एक छात्र ने पूछा कि क्या उन गुंडों को कभी थकान नहीं होती, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था। दोस्त ने चेतावनी दी कि कुछ और मत बोलो, नहीं तो तुम अगले लक्ष्य हो सकते हो। एक गुंडे ने शाइन की कॉलर पकड़ ली और पूछा कि क्या उसे सामना करना पसंद है। कुछ दिन गुजरे थे और वह फिर भी बेखौफ बर्ताव कर रहा था। गुंडे ने शाइन से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी परीक्षा में अंक कितने अच्छे हैं, और मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वह बाद में अपने विरोधियों से बात करने की योजना बना रहा है। गुंडे ने याद दिलाया कि भविष्यवक्ताओं की दुनिया में सब कुछ स्तरों और शक्तियों पर आधारित है और उसकी शक्ति के हिसाब से शाइन सिर्फ एक स्तर 1 का कचरा था। शाइन ने जवाब दिया कि इस तर्क के अनुसार गुंडा भी एक स्तर 1 का कचरा है। गुंडा हैरान रह गया और उसके इस जवाब ने उसे और भी गुस्सा कर दिया। वह शाइन को घूंसा मारने ही वाला था और चिल्लाते हुए बोला कि वो उसकी मुंह को फाड़ देगा। शाइन ने गुंडे की मुट्ठी को ब्लॉक कर दिया और पूछा कि क्या वह बोलना खत्म कर चुका है। गुंडे की आंखें चौंकने से चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था, खासकर क्योंकि वह खुद को छोड़ने में असमर्थ था। उसने सोचा कि क्या शाइन हमेशा इतना लंबा था। फिर उसे याद आया कि उन्होंने क्या कहा था, सब कुछ शक्ति है, और उसने घोषणा की कि अब उसका समय है कि वह उसकी मुंह को फाड़ दे। गुंडा घबरा गया जब शाइन ने उस पर एक शक्तिशाली आभा प्रकट की, लेकिन उसे तब एक अपराजेय दबाव से विचलित किया गया जब किसी ने कहा कि उसके पास साहस है। कैमरा फिर शिक्षक पर जाता है, जो यह पूछते हैं कि उनके क्लास में नाटक करने की अनुमति किसने दी। यह शारीरिक शिक्षा के शिक्षक टिया जीजी थे, जो एक स्तर 5 के भविष्यवक्ता ग्रेड डी थे। जीजी शाइन से नाराज थे क्योंकि उसने अभी वापस आए थे और पहले से ही मुसीबत खड़ी कर दी थी। शाइन ने शांति और परिपक्वता के साथ जवाब दिया कि वह सिर्फ एक दोस्ताना ट्रेनिंग कर रहा था, जबकि उसने गुंडे को छोड़ा। यह जीजी का उसे चेतावनी देने का समय था, और अगर वह और मुश्किलों में पड़ा तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता था। इसके तुरंत बाद शिक्षक ने सभी को टेस्ट के लिए एकत्र किया। जीजी ने घोषणा की कि उनके पास केवल 3 महीने हैं स्नातक परीक्षा और अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के लिए। स्नातक के बाद प्रतियोगिता और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अगर वे अच्छी प्रदर्शन करेंगे तो वे स्कूल के लिए प्रतिष्ठा ला सकते थे और फिर एक प्रीमियम अकादमी में दाखिल होने का मौका भी पा सकते थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सफल हों, उन्होंने शुरुआती के लिए कुछ ए ग्रेड के आयातित सप्लीमेंट्स लाए, जिन्हें उन्होंने 6000 में बेचा। तो उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। एक छात्र ने पुलअप किए और 24 बार किए। वह आगे नहीं बढ़ सका। इस बीच दूसरा इतना उत्साहित था कि उसने 50 बार कर लिए। शेन बस देख रहा था, यह सोचते हुए कि क्या वाकई यह ओरेकल के टेस्ट का मकसद था। उसे लगा कि यह कुछ खास होगा। तभी कोई उसकी तरफ आया और पूछा कि क्या वह ठीक है। वो कक्षा की प्रतिनिधि थी। वह चिंतित थी क्योंकि उसने कई दिन तक अनुपस्थित रहने के कारण सोचा कि कोई बात हुई होगी। वह थोड़ी शर्मिंदा हुई और बताया कि वह नहीं चाहती थी कि वह इसमें दखल दे, लेकिन उसे अजीब लगा कि वह ग्रेजुएशन के इतनी करीब होते हुए छुट्टी ले रहा है। जेन ने उसे आश्वस्त किया, कहा कि सब कुछ ठीक है और उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया। फिर जिज्ञासु चेहरे के साथ उसने पूछा कि क्या वह प्रोफेसर के सप्लीमेंट्स नहीं खरीद रहा है। हमारे हीरो ने जवाब दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वह सोच रहा था कि क्या सबके पास भले ही वो महंगे सप्लीमेंट्स खरीदने हैं। वह यह जानने के लिए जिज्ञासु था कि क्या वह कक्षा में अकेला था जो पैसे नहीं दे पा रहा था। इस बीच वह चिंतित थी कि अगर उसने वो सप्लीमेंट्स नहीं खरीदे तो इसका असर उसके टेस्ट पर पड़ सकता है। अचानक किसी ने उसे पुकारा। ल्यूटिन, हाँ। उसने उससे अलविदा कहा और पुलअप करने लगी। यह कठिन था
और उसका शरीर कांप रहा था जब वह कोशिश कर रही थी। इस बीच गीगी ने देखा कि 25 छात्रों ने 2 सप्लीमेंट्स खरीदे थे। जब ल्यूटिन्हा ने 30 बार किए तब उसने गीगी को बताया कि वह पास हो गई है। गीगी ने देखा कि जिन छात्रों ने वह महंगे सप्लीमेंट्स खरीदे थे उन्हें प्रोफेसर द्वारा खास तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। जैसे जैसे ग्रेजुएशन नजदीक आ रहा था यह समझ में आता था कि वे बेहतर अंक पाना चाहते थे, लेकिन उसे पता था कि अपनी मौजूदा क्षमताओं के साथ उसे शायद इसकी जरूरत नहीं थी और इसके अलावा उसके पास अब पैसे नहीं थे। चाइन ने कोई भी सप्लीमेंट नहीं खरीदा था और प्रोफेसर को शक था कि चाइन उनके बिना पास हो सकेगा या नहीं, और उसने बच्चे को फेल कराने के लिए कुछ अंक काटने का फैसला किया। चाइन को उदाहरण बनाकर उसने पुलअप और कलाई के गार्ड्स की जांच की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वह चौकस था क्योंकि ओरेकल के टेस्ट में कुछ और हो सकता है। जैसे ही उसने बार को पकड़ा उसकी हैरानी सुरूर फिर से उसका शरीर अचानक भारी हो गया और जितनी अधिक ताकत उसने लगाई उतना ही सब कुछ भारी होता गया। उसने सोचा कि यह उसके कलाई पर लगे क्रिस्टल की वजह से हो रहा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ओरेकल का टेस्ट कुछ सरल नहीं था। उसने महसूस किया कि लगाई गई वजन की एक सीमा थी और अपनी मौजूदा ताकत से इसे अपनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसने अपनी सीमाओं का परीक्षण करने का फैसला किया। सब लोग यह देखकर दंग रह गए कि वह कितना ताकतवर था। उसने एक बार में लगभग 100 बार किए, जबकि पहले वह मुश्किल से ही 30 बार कर पाया था। उसकी मौजूदा स्कोर दूसरे स्तर के छात्र के बराबर थी। उसके सहपाठी उसे घेरने लगे और उसे अद्भुत बताने लगे। उन्होंने कहा कि अपनी स्कोर के साथ वह एलीट क्लास में शामिल हो सकता है। उन्होंने पूछा कि वह दूसरी स्तर पर कब गया और कौन सा सप्लीमेंट ले रहा है। प्रोफेसर भी देखना चाहता था कि उसने इतनी सुधार कैसे की। अचानक उसे महसूस हुआ कि क्या जेन ने सप्लीमेंट्स का उपयोग किया है, लेकिन उसे पता था कि ये बहुत महंगे होते हैं और उनका उपयोग करना कुछ हद तक विलासिता होगी। उसे चिंता थी कि क्या उसने सच में दूसरे स्तर को हासिल किया है। हाल ही में उसे डर था कि अगर छात्रों को पता चला कि उसने मदद के बिना ऐसा किया है तो इससे वह सप्लीमेंट्स बेचने का मौका खो देगा। उसे बहुत कष्ट हुआ क्योंकि इससे उसके मुनाफे में कमी आएगी और उसे ऐसा होने की कोई इच्छा नहीं थी। वह उसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक सबक सिखाने के लिए दृढ़ था। इस बीच प्रिंसिपल के ऑफिस में किसी ने यह जानकर हैरानी जताई कि एक्सचेंज मीटिंग ने दूसरे स्तर के मैच को रद्द कर दिया है। प्रिंसिपल फोन पर था, ये बताते हुए कि उनके जैसे स्कूल के लिए जहां समर्थन और संसाधन कम थे, तीसरे स्तर का निर्माण करना कठिन था। दूसरी तरफ से व्यक्ति ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन स्पष्ट किया कि सरकार को इसकी जरूरत थी। जल्दबाजी में उच्च स्तर की शिक्षा के लिए फंडिंग को पुनर्निर्देशित करने का फैसला किया गया। ये एक शीर्ष से निर्णय था और उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता था। प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या कोई दूसरा रास्ता है, लेकिन उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। उसे सिरदर्द हुआ क्योंकि एलीट कक्षाओं के लिए सामग्री और उपकरण बेहद महंगे थीं और स्कूल मुश्किल से दूसरे स्तर को बनाए रख पा रहा था और 60 से भी सिर्फ 3 महीने बाकी थे। इसलिए वह सोच रहा था कि तीसरे स्तर का छात्र कहां से मिलेगा। उसने सोचा कि सभी संसाधनों को इकट्ठा कर तीसरे स्तर पर जोखिम लेना है, लेकिन इसका मतलब कई औसत प्रदर्शन वाले छात्रों को बाहर करना होगा। उसने शेल्फ पर रखे क्रिस्टल की ओर देखा और जोर से अपने सीनियर से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वह परेशान था कि उसकी अवधि में अकादमी ढह न जाए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यह जीजी था। उसे अंदर आने के लिए कहा गया। जीजी ने परीक्षा के परिणाम लाए और टिप्पणी की कि प्रदर्शन शानदार था। उसे विश्वास था कि कक्षा असाधारण ऑराकल्स बनाएगी। परिणामों की जांच करते हुए उसने सोचा कि अगर जीजी यह सोच रहा था कि यह अच्छा है तो यह सिर्फ पहले स्तर के अंक थे। वे बेकार छात्र फील्ड में नहीं जा सकते थे। फिर जीजी ने बताया कि एक अपवाद था, कोई ऐसा था जिसे उसने ऑराकल नहीं बनने के लिए अनुपयुक्त समझा। उसने पूछा कि वह कौन है और जीजी ने बताया कि उसका नाम चेन है। तो हमारे नायक को प्रिंसिपल के दफ्तर बुलाया गया। बड़े ने चेन से पूछा कि क्यों बुलाया गया। चेन भ्रमित ने स्वीकार किया कि वह पूरी तरह से अनजान था। उसे पता था कि प्रिंसिपल की पहचान खड़ी है, इसलिए उसे पता था कि उसे बस चटपट भाषण देने के लिए नहीं बुलाया गया था। उसने प्रार्थना की कि स्थिति इतनी जटिल न हो। जैसे ही दरवाजा खुला, एक छोटी सी ज्वाला प्रकट हुई। शेन ने इसे देखकर आश्चर्य जताया, लेकिन देखा कि सर पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह वही स्थिति थी जिसने उस इच्छा को सक्रिय किया था, यानी कुछ जो उसके पास था और जो वो चाहता था बहुत करीब था और उसे उसके पीछे जाना चाहिए। शेन ने पूछा कि यह स्थिति अब क्यों हो रही थी। प्रिंसिपल ने कहा कि इच्छा सक्रिय हो गई थी और कोई दूसरा विकल्प नहीं था जब तक कि वह जलना नहीं चाहता। यह बेहतर था कि वह चुपचाप करे। उसने शेन से पूछा कि वह अभी भी क्यों खड़ा था और जोर दिया कि अंदर आए।
जब वह अंदर गया तो शेन ने प्रिंसिपल को नमस्ते किया। प्रिंसिपल ने फिर कहा कि शेन की भौतिक रिपोर्ट पूरी तरह से बुरी नहीं थी, ये नोट करने लायक थी क्योंकि वह दूसरे स्तर के बहुत करीब था। लेकिन कक्षाओं में अनुपस्थिति, शिक्षकों के प्रति असम्मान और साथियों से झगड़े यह दर्शाते थे कि शेन युवा और असंभव था। हालांकि अब यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। उसने चेन से पूछा कि क्या लड़के को पता था कि एक ऑनराकल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यह बिना किसी शक के पैसा था और इसलिए उसने शेन को अपनी ऑराकल बनने की महत्वाकांक्षा को छोड़ देने की सलाह दी। शेन पीला पड़ गया और बेहतर समझ पाने की कोशिश में पूछा कि क्या प्रिंसिपल यह सुझाव दे रहे थे कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए। प्रिंसिपल ने पुष्टि की कि शेन को यह समझ लेना चाहिए कि भविष्य में ऑराकल बनने की कीमत बहुत अधिक होगी। उसके परिवार की स्थिति को देखते हुए उसने सुझाव दिया कि सब कुछ जोखिम में डालने के बजाय जल्दी ही अपनी हानियों को सीमित करना बेहतर होगा। प्रिंसिपल जानता था कि शेन के परीक्षा परिणाम के साथ उसे विशेष कक्षा में स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन जैसे स्कूल बर्बादी के कगार पर था, बेहतर था कि बहुमुखी छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाए बजाय कि एक औसत छात्र को स्वीकार करने के। उसने सोचा कि अगर वे इंटरचेंज प्रतियोगिता से पहले कम से कम एक तीसरे स्तर के छात्र को विकसित कर सके तो एक छोटी सी उम्मीद होगी। फिर उसने शेन को बताया कि अगर वह सहमत हो तो वह अपनी ट्यूशन फीस वापस ले सकता है, और उसने यह भी कहा कि उसे अगले दिन आने की भी जरूरत नहीं थी, और पूछा कि वह इस बारे में क्या सोचता है। इस बीच वह महान प्राणी जो एक किताब के रूप में प्रकट हुआ ने एक चीज देखी, अलमारी में काले क्रिस्टल। उसने चेन से कहा कि उसने अपना लक्ष्य पा लिया है और उसे जल्दी से इसे लेना चाहिए। चेन थका हुआ ने जवाब दिया कि वो खुद को बनाए रखने के लिए लड़ाई कर रहा है और सुझाव दिया कि बॉस इसे ले लें। अपने हिस्से में बॉस ने कहा कि अगर वह कर सकता तो वह पहले ही यह कर चुका होता, लेकिन करार में कहा गया था कि क्रिस्टल पूरी तरह से चेन का होना चाहिए ताकि वह एक मौका प्राप्त कर सके। वह एक दुविधा में था। उसे केंद्रीय शहर में एक कर्ज चुकाने के लिए जाना था, लेकिन इसके लिए एक स्तर और एक ऑर्कल की ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी। शहर में ऑर्कल की एकमात्र हाई स्कूल थी और सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए क्रिस्टल को बाहर नहीं फेंका जा सकता। उसने गहरी सांस ली, कोशिश करते हुए आराम करने की। अभी भी एक बंद गली नहीं थी। जिस तरह से उसे याद था, प्रकाश का मार्ग स्थापित होने के बाद छात्र कभी भी स्तर ई रैंक 2 से ऊपर नहीं गए थे, जो किसी को स्तर 2 से ऊपर बना देता था और इससे कोई भी बहुत मूल्यवान बन जाता था। यदि वह पहले से ही स्तर ई रैंक 2 पर था तो वह जानता था कि वह तुरंत अपना स्तर बढ़ा सकता है। उसे याद आया कि बॉस ने पहले एक पुरस्कार का उल्लेख किया था जो उसकी इच्छा में मदद कर सकता था। उसने यह विचार किया कि यदि उसने अभी तक निर्णय नहीं लिया है तो वह खुद चुन सकता है। बॉस ने सहमति दी, कहते हुए कि उसने महसूस किया कि चेन कुछ चाहता था, एक उधार की शक्ति का अनुरोध। बॉस ने इससे इनकार किया क्योंकि उसका शरीर अपनी खुद की शक्ति को और नहीं संभाल सकता था। चेन केवल इसलिए खुश था कि वह अभी तक फट नहीं गया। चेन ने जोर दिया कि वह खुद को बाहर निकालने का जोखिम नहीं ले सकता क्योंकि इससे उसके लिए मध्य शहर तक पहुंचने का और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि बॉस की इच्छा पूरी न हो, लेकिन उसने बॉस से विश्वास मांगा। बॉस के पास कोई शब्द नहीं थे। फिर चेन ने कहा कि जो भी हो, यह बॉस की चिंता नहीं है। करार सामने आया जिसमें बताया गया कि चेन द्वारा हस्ताक्षरित करार के अनुसार ठेकेदार को पुरस्कार मिलता है। संक्षेप में, चेन कभी भी किताब से उधार में शक्ति ले सकता था और सभी परिणामों की जिम्मेदारी चेन की होगी। चेन ने इस नए करार को स्वीकार कर लिया। चेन वहां अध्यक्ष के सामने खड़ा था कुछ समय से। अध्यक्ष ने पूछा कि क्या उसे अभी भी कुछ चाहिए। चेन ने अध्यक्ष से कहा कि वह उसकी स्कोरिंग फिर से जांचे, फिर तय करेगा कि क्या वह रह सकता है या नहीं। अध्यक्ष ने सहमति दी और हाथ बढ़ाया। उस हाथ मिलाने के माध्यम से उसने आंका कि चेन रिपोर्ट में दिखाए गए स्तर से 2 स्तरों ऊपर था, लेकिन अभी भी आदर्श से दूर। इस बीच चेन ने सोचा कि उसके पास केवल एक मौका है और वह नहीं जानता कि वह कितनी दूर जा पाएगा, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके ताकत निकालना चाहता था। उसके हाथ में आभा चमकने लगी। अध्यक्ष चकित था क्योंकि आभा बहुत शक्तिशाली हो गई। बॉस ने भी नहीं सोचा था कि चेन का विस्फोट उसके द्वारा दी गई शक्ति से कहीं अधिक होगा। अध्यक्ष हतप्रभ और उत्सुक था कि उसका स्तर अचानक कैसे बढ़ गया। इस तरह उसने पूरी तरह से स्तर 4 हासिल कर लिया। फिर चेन अपनी शैली में ने पूछा कि अब अध्यक्ष इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं। अध्यक्ष ने महसूस किया कि आकाश एक बड़े भूल भुलैया की तरह है और चेन से एक अनुरोध किया। उसे जिले की आदान प्रदान प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। चेन आश्चर्यचकित
पूरी तरह से अभिभूत हो गया। वे बातचीत के लिए बैठे और अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विचार यह है कि वह स्तर 4 की आदान प्रदान समूह में शामिल हो जाए। ये सब शिक्षा मंत्रालय को परिणाम दिखाने के लिए किया गया। उन्होंने समझाया कि इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना माध्यमिक स्कूलों के लिए सबसे बड़ी सम्मान है। आखिरकार चेन का स्कूल वर्षों से रैंकिंग में नीचे था और अगर उन्होंने जल्दी परिणाम नहीं लाए तो मंत्रालय फंड काट देगा। इसलिए सभी प्रयासों को संभावित छात्रों पर केंद्रित करने का विचार था और यही सभी गलतफहमियों की जड़ थी। वह चिंतित नजर से चेन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। चेन अपनी चतुराई से ने जवाब दिया कि वह समझता है कि दांव पर क्या है। डायरेक्टर ने राहत की सांस ली और यह सुनकर खुश थे। माफी मांगने के लिए उन्होंने यह साफ कर दिया कि शिन की ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा जब वह स्पेशल क्लास में जाएंगे तो नए छात्रों के लिए हर हफ्ते मिलने वाली स्टेलर एनर्जी सप्लाई 3 से बढ़ाकर 6 कर दी जाएगी। फिर डायरेक्टर ने पूछा कि शिन को यह कैसा लगा और क्या उसे और कुछ चाहिए, ये वादा करते हुए कि स्कूल उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि एक प्रतिभाशाली छात्र होने के नाते शिन का कहीं भी स्वागत है, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से उम्मीद जताई कि वह इस अवसर को स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला स्कूल की बर्बादी का कारण बन सकता है। डायरेक्टर द्वारा दी गई सुविधाओं को देखते हुए शिन ने समझा कि यह उनके लिए वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। शिन ने धूर्तता से पूछा कि अगर वह काले क्रिस्टल को लेना चाहे जो अलमारी में था तो क्या होगा। डायरेक्टर ने समझाया कि वह क्रिस्टल एक विशेष सामग्री से बनाया गया है जिसे पुराने डायरेक्टर ने मिड सिटी से लाया था। हालांकि इसका ज्यादा उपयोग नहीं था, लेकिन यह स्कूल की आत्मा का प्रतीक था। लेकिन उन्हें पता था कि अगर स्कूल खत्म हो गया तो आत्मा का कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए अगर वह स्कूल को बचाने में सफल होते हैं तो वह क्रिस्टल उनका होगा। शिन ने दृढ़ता के साथ आश्वस्त किया कि वह इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रतियोगिता में अपनी पूरी कोशिश करेगा। इस तरह यह समझौता आधिकारिक रूप से हो गया। लेकिन डायरेक्टर को यह पूछना नहीं छोड़ा कि शिन का स्तर इतना तेजी से कैसे बढ़ गया। चेंग रहस्य में डूबे हुए ने जवाब दिया कि वह अपनी असली शक्ति को छुपाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। उसने कहा कि यह एक विशेष तकनीक है और वह अभी भी अभ्यास कर रहा है, डायरेक्टर से अनुरोध करते हुए कि वह उसके स्तर को गुप्त रखें। डायरेक्टर ने समझा। आखिरकार उन्हें पता था कि स्तर को छुपाना लर्ड फाइटर्स के बीच एक आम तकनीक है ताकि दुश्मनों को भ्रमित किया जा सके, और ईमानदारी से उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र का कोई व्यक्ति इतनी जागरूकता रख सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह किसी को नहीं बताएंगे और शिन के भविष्य पर विश्वास प्रकट किया। तभी एक महिला अंदर आई और डायरेक्टर ने उसे तुरंत चेंग को स्पेशल क्लास में ले जाने और उसकी मांगी हुई सप्लाई जुटाने का निर्देश दिया। उसने चेंग को बताया कि पूरा दूसरा मंजिल उस स्पेशल क्लास के लिए है। जल्द ही अगली प्रक्रिया चेंग का रजिस्ट्रेशन करना था। चेंग ने उस टीचर का धन्यवाद किया जिसने मदद की। वह प्रभावित होकर चेंग और डायरेक्टर के बीच के रिश्ते के बारे में पूछी, क्योंकि उसने कभी भी डायरेक्टर को इतना खुश नहीं देखा था। शिन मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा कि वे अच्छे दोस्त हैं। इसी बीच कोई तेजी से शिन की ओर दौड़ा। एक आदमी ने शिन के हाथ पकड़कर चिल्लाया कि वे सभी ने डायरेक्टर को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी राय नहीं बदल सके। उसने जोर देकर कहा कि भले ही उसकी ग्रेड्स औसत हैं, फिर भी उसे सीखने का हक है और वह चाहता था कि वह हार न माने और कोशिश करता रहे। टीचर भ्रमित होकर पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है, यह स्पष्ट करते हुए कि शैंक्स अगले दिन स्पेशल क्लास में ट्रांसफर होने जा रहे हैं और वह उन्हें रजिस्टर करने जा रही है। फिर उसने गीगी को बताया कि डायरेक्टर उसे बुलाना चाहते थे और वह काफी गुस्से में थे। ये स्पष्ट था कि उसे किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है। रात हो गई और शिन अपने कमरे में वापस आया, बिस्तर पर लेटकर सोचते सोचते कि वह कैसे मात्र 3 महीनों में स्तर 2 से 4 तक पहुंचेगा। उसे यह नहीं पता था। भले ही संसाधनों की कीमत बहुत महंगी है और स्तर को बढ़ाने में बहुत समय लगने वाला है, एक गरीब इंसान के लिए जैसे वह 3 महीनों में 2 स्तरों तक बढ़ना एक असंभव चुनौती लग रहा था। उसने अपने बॉस से पूछा कि क्या कोई तरीका नहीं है जिससे वह एक ही बार में सब कुछ बढ़ा सके, सिर्फ अपनी मेहनत से। बॉस भ्रमित होकर पूछते हैं कि यह कैसे होगा और कहता है कि अगर वह फिर से उसकी मदद लेना चाहता है तो पहले उसे उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। उन्होंने टिप्पणी की कि अंततः उसे ऐसे इनाम का चुनाव करने के लिए खुद को दोषी मान लेना चाहिए था। हमारे लड़के ने जवाब दिया कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, यही एकमात्र हल था जो उसके मन में था। प्रमुख ने जोर देकर कहा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह उस शक्ति का उपयोग ज्यादा समय तक नहीं कर सकेगा बिना थकावट के। उसे पता था कि वह इतना मूर्ख नहीं है कि जीतने के लिए उधारी की ताकत पर भरोसा करे, और उसने प्रभावशाली परिणाम हासिल किए थे। उसे बाहर नहीं निकाला गया और उसने ऐसे संसाधन जुटाए जो उसकी
स्थिति को बेहतर बना दें। इसलिए स्तर पर प्रमोशन में समय लग सकता था, लेकिन उसकी प्राथमिकता अब उस कर्ज को चुकाना था जो सिर्फ 5 दिनों में चुकाना था। हमारे नायक को पता था कि उसे कुछ पैसे बनाने के उपाय खोजने की जरूरत थी, लेकिन स्कूल में चेन को उल्टी आ रही थी और वह पूरी तरह से ये हो रहे घटनाक्रमों से बाहर था। वह जगह जहां वह था एक बंद फैक्ट्री जैसी लग रही थी। अचानक कोई उसके पास आया। उस आदमी ने हाथ हिलाया और उसे करीब आने के लिए कहा। उसने महसूस किया कि चेन रोल कॉल में उपस्थित नहीं था और उसने अनुमान लगाया कि लड़का रास्ता भटक गया है। कक्षा का जिम्मेदार व्यक्ति स्थिति को संभालने में परेशान हो गया और लापरवाही के लिए माफी मांगी। उस आदमी ने खुद को श्री जांग के रूप में पेश किया, जो एलीट क्लास का शिक्षक था। चेन को लगा कि एलीट क्लास का शिक्षक बहुत सख्त होगा, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से शांत था। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या एलीट क्लास में और शिक्षक भी हैं। शिक्षक ने जवाब दिया कि हाँ, 3 अकादमिक शिक्षक हैं, लेकिन केवल वही प्रशिक्षण की देखभाल करता है। उसने यह भी कहा कि छात्रों की संख्या बस घटती जा रही है और जो लोग एलीट क्लास में आने के लिए अच्छे हैं वे दुर्लभ हैं, इसलिए और प्रशिक्षकों को नियुक्त नहीं किया गया। जांग ने कहा कि वह आमतौर पर एक आंतरिक क्षेत्र का उपयोग कक्षाओं और प्रशिक्षण के लिए करता है, जबकि बाहरी क्षेत्र बेकार में सड़ रहा है। टियाना ने देखा कि स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए यह समझ में आता था कि निर्देशक कितना परेशान था। श्री जांग ने उसे आश्वासन दिया कि आखिरी में एक दुबला ऊंट एक घोड़े से बड़ा होता है और उसे विश्वास था कि यह जगह जल्द ही बंद नहीं होगी। वे प्रशिक्षण कक्ष में गए, जहां श्री जांग ने पहले ही सूचित किया था कि वे निःशुल्क प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रहे थे। उसने चेन को कक्षा से परिचित कराने के लिए आगे बढ़ाया। अब चेन को समझ आ गया था कि उन्हें एलीट क्लास क्यों कहा जाता है। उस जगह ने मूल रूप से एक उच्च मानक की अकादमी का एहसास कराया और छात्रों को प्रेरित लग रहे थे, लेकिन उसने महसूस किया कि माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। श्री जांग ने सभी को इकट्ठा किया ताकि वह अपने नए सहपाठी का परिचय करवा सके। उसने शेन का परिचय कक्षा से कराया और देरी के बावजूद सब ठीक था, क्योंकि एलीट क्लास हमेशा शक्ति को सबसे ऊपर रखती थी। श्री जांग को यकीन था कि शेन में कुछ असली क्षमताएं थीं जिससे वह अंदर आ सका। उसे उम्मीद थी कि सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलेंगे और आगामी आदान प्रदान प्रतियोगिता में सफल होंगे। हालांकि कक्षा के पीछे के एक छात्र ने अपनी शंकाएं व्यक्त की, यह इशारा करते हुए कि शेन को कोटे के जरिए दाखिला लिया गया है। उसने यह भी जोड़ा कि इससे एलीट क्लास बर्बाद हो सकती है। तब श्री जांग ने उस लड़के वैन हॉल से कहा कि वह अपनी बातों पर ध्यान दे, यह बताते हुए कि शेन ने सही रास्तों से दाखिला लिया है और उसे अफवाहें फैलाना बंद करना होगा। वैन हॉल ने जवाब दिया कि यह अफवाह है या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। उसने औपचारिक रूप से चेन को चुनौती दी। भीड़ चौंकी, क्योंकि बहुत समय से कोई औपचारिक चुनौती नहीं हुई थी। एक औपचारिक चुनौती गंभीर होती है। हारने वाले को विजेता की सेवा करनी होती है बिना किसी शिकायत के, और वैन हॉल उनमें से सबसे मजबूत था। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वह नवागंतुक को धमका रहा था। पास में एक गोरा लड़का एक गुलाबी बालों वाली लड़की से पूछता है कि क्या हो रहा है। गुलाबी बालों वाली लड़की ने समझाया कि ट्रांसफर किया गया छात्र वैन हॉल के खिलाफ लड़ने वाला है, लेकिन वह उस ट्रांसफर छात्र के बारे में समझ नहीं पाया। श्री जांग ने कहा कि एक औपचारिक चुनौती तब तक मूल्यवान नहीं है जब तक दूसरी पार्टी सहमत न हो, लेकिन उसकी हैरानी के लिए शेन ने स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि यदि यह एक दोस्ताना चुनौती है और किसी की जान को खतरे में नहीं डालती है तो वह स्वीकार करेगा। उसकी सोच में यह एक बेहतरीन अवसर था। दूसरों के साथ उसकी तुलना करने और इंटरचेंज प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए निदेशक ने इस स्थिति के बारे में सुना। उसे एक फोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि चेन किसी से लड़ने वाला है। यह खबर श्री जांग ने दी थी। उन्होंने समझाया कि वैन हाइंग ने औपचारिक चुनौती दी है और चेन ने स्वीकार किया। निदेशक की चिंता बढ़ गई, खासकर क्योंकि दोनों में से कोई भी पीछे हटने का मूड में नहीं था और अन्य छात्र पहले से ही इधर उधर इकट्ठा हो रहे थे। हर कोई उत्साहित था। हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। छात्र भीड़ को उकसा रहे थे ताकि नए लड़के को बता सकें कि असली ताकत किस में है। निदेशक इस स्थिति के बारे में सोच रहा था और उसे समझ आ रहा था कि उसे उच्च स्तर की ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। उसने अपनी ताकत की टेस्टिंग के लिए एक सही मौका देखा, इसलिए उसने जॉन से कहा कि एरिना तैयार करें, जबकि वह चुनौती को मंजूरी देता। श्री जॉन ने लड़ाई को आधिकारिक बना दिया और चूंकि यह जेन के लिए इस तरह की पहली लड़ाई थी, उसने जल्दी से उसके लिए नियमों को रिवाइज किया। औपचारिक चुनौती के नियम वही थे जो इंटरचेंज प्रतियोगिता के थे। एरिना केवल 2 लोगों के लिए होगी, दर्शकों से कोई मदद नहीं। जो कोई भी हस्तक्षेप करेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और दोनों को एक ही स्तर पर होना चाहिए। स्तरों के बीच कोई चुनौती नहीं। बेन हॉल, जो दृश्य देख रहा था, ने देखा कि
कि टोक्यो E2 लेवल पर था, जबकि जंग ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक दोस्ताना ट्रेनिंग है। उसने यह भी बताया कि संवेदनशील हिस्सों पर हमले की अनुमति नहीं है, जैसे कि घातक मूव्स या व्यक्तिगत प्रतिशोध। अगर किसी ने चेहरे पर वार किया या कोई स्वेच्छा से हार मान ली तो इसका मतलब है हार, और अंत में लड़ाई शुरू हुई। वैन हाउ ने सीधे हमला किया। उसकी योजना थी जल्दी हमला करके शिन को चौंका देना। वह सब कुछ एक ही मूव में खत्म करना चाहता था। हालांकि शिन को उम्मीद थी कि वह सीधा आएगा, और सही समय पर उसने उसके हाथ को ब्लॉक कर दिया, जिससे वैन हाउ पूरी तरह चौंक गया। वह शिन की तेजी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने हमले जारी रखे, लेकिन शिन ने उसके वार को कुशलता से नकार दिया। शिन के इतनी चतुराई से बचने से परेशान होकर वैन हाउ ने सोचा कि उसे उसके मूव्स को सीमित करने का कोई तरीका खोजना होगा। उसने एक अद्भुत गति से खुद को मूव किया, लेकिन इस गति ने चेन को चौंका दिया और एक वार उसके कलाई पर लगा, जब एक हुक और एक हवा का लात आधे हमले में मिल गए। हालांकि चेन ने हमले की ताकत को ब्लॉक कर लिया। वह जमीन पर गिर गया। उसे जल्दी से फिर से बचाव करना था। तीखे नजर से तियान ने अपनी ऑरा छोड़ दी और एक तेज और शक्तिशाली लात के साथ जवाबी हमला किया। एरोल हैरान रह गया। उसने नहीं सोचा था कि तियान के पास युद्ध कौशल होंगे, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, सोचते हुए कि जब तक उसे चेहरे पर चोट नहीं लगी उसके पास अभी भी एक मौका है। उसने विश्वास किया कि वह फिर से उठ सकता है, लेकिन तभी शिन ने गलती से उसके नथुने पर हल्का वार कर दिया। फिर शिन ने उसे समझाया कि चेहरे पर कोई वार हार के रूप में गिना जाता है। वैन हाउ शब्दहीन रह गया। श्री झांग ने बिना किसी दया के शिन को विजेता घोषित किया। वैन हाउ सदमे में था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह हार गया था, और अन्य छात्र भी चौंक गए, यह समझते हुए कि नया लड़का उनसे ज्यादा मजबूत था। शिन के दिमाग में लड़ाई जल्दी थी, लेकिन उसने अब प्रतिस्पर्धा का असली पता लगाया था। उसने फिर हेनरी से पूछा कि क्या उसकी कोई और शिकायत नहीं है। श्री यांग भी प्रभावित थे, खासकर क्योंकि हेनरी को पेशेवर ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह शिन के खिलाफ इतनी आसानी से हार जाएगा, जिसके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन जो अद्भुत शारीरिक क्षमताएं और रिफ्लेक्स दिखा रहा था। उसने देखा कि चेन में मुकाबले की बड़ी क्षमता है, और कोई आश्चर्य नहीं कि निदेशक उसे नजर रखना चाहता था। अचानक निदेशक आ गया। उसने शिन को अकेले में बुलाया। उसके पास कुछ महत्वपूर्ण कहने के लिए था। गुलाबी बालों वाली लड़की ने ढींगरा लड़के से पूछा कि क्या उसने लड़ाई देखी है, क्योंकि वह नए लड़के की ताकत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ढींगरा लड़के ने कहा कि कोई इतनी ताकतवर हो उसे अपने अधीनस्थों में शामिल करना चाहिए। डायरेक्टर ने शेन से पूछा कि उसकी एलीट क्लास में कैसा अनुभव हो रहा है। शेन ने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके सहपाठी थोड़े ज्यादा उत्साहित हैं। डायरेक्टर ने हल्की हंसी में कहा कि एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता हमेशा ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है, इसलिए उसे इसके लिए जल्दी आदत हो जाएगी। फिर उन्होंने शेन से कहा कि अब उसे ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, और अगर उसे कुछ चाहिए तो स्कूल मदद के लिए है। जब शेन ने देखा कि डायरेक्टर ने उस पर पहले ही विश्वास कर लिया है, तो उसे लगा कि पैसे कमाने के लिए पूछने का सही समय है। उसने पूछा कि क्या छात्रों के लिए जल्दी पैसे कमाने का कोई तरीका है। डायरेक्टर ने तुरंत कहा कि उसकी उम्र में उसे ऐसी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए और कड़ी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर परिवार मुश्किलें झेल रहा है तो वह भविष्य में बहुत पैसे कैसे कमाएगा? स्कूल कुछ खर्चों को कवर करने में मदद करेगा। हेड ने कहा कि वह सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कोई और योजना बनाने की जरूरत महसूस हुई। जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यह दिखाता है कि आपको पसंद आ रहा है। नहीं तो लाइक ठोकें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत कुछ आ रहा है। प्रशिक्षण कक्ष में वापस आकर वह हल्का सा अभ्यास कर रहा था, सोचते सोचते कि कुछ छात्रों को उधार लेना वहां समस्या बन सकता है, इसलिए बेहतर है कि वह सावधान रहे। इसी बीच वह पैसे कमाने के नए तरीके की सोच रहा था, तभी कोई उसके पास आया। वह ढींगरा लड़का था, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि लड़ाई शानदार थी। मैंने डायरेक्टर से सीधे बात करने का मौका भी पाया। इससे चेन ने सोचा कि वह वास्तव में कौन है। तभी किसी ने ढींगरा लड़के को चेंजरुई कहा, यह कहते हुए कि वह असभ्य है। वह गुलाबी बालों वाली लड़की थी, जिसने तुरंत उसके व्यवहार के लिए माफी मांगी और बताया कि वह कुछ बुरा नहीं कहना चाहता था। सुशी से मिलो, उसने मित्रवत ढंग से अपना परिचय दिया और तुरंत जेरुई को बातचीत के लिए बुलाया। उसने बताया कि तकनीकी रूप से वे उसके मालिक हैं, तो यदि कोई सवाल हो तो वह उनसे पूछ सकता है। जेरुई खुद को काबू में पाते हुए निष्कर्ष निकाला कि अब वे तीनों की एक टीम बन गई हैं और वह नेता के तौर पर पूरी मदद देगा। इस बीच चेन अंदर ही अंदर उन्हें थोड़ा अजीब समझ रहा था, लेकिन उसने कोई टिप्पणी नहीं की। फिर उसने ध्यान खींचकर चेन से पूछा कि उसने पहले वाले मूवमेंट का क्या किया था। शेन ने बेतुका होकर कहा कि उसे नहीं पता वह किस बात की बात कर रहा है। जेरुई हैरान रह गया यह जानकर कि शेन को लड़ाई की कोई तकनीक का पता नहीं था, और सबसे अचंभे की बात यह थी कि चेन द्वारा इस्तेमाल किया गया मूवमेंट
सिर्फ उसकी सहजता पर आधारित था। उसने कहा कि यह बहुत अद्भुत था और यदि वैन हॉल को पता होता कि चेन यह सब कर रहा है तो वह पागल हो जाता, लेकिन लगता है कि वह सिर्फ एक पोस्टर है। तब शाओक्सिया ने स्थिति को स्पष्ट करने की पेशकश की। उसने बताया कि लड़ाई की तकनीकें ताकतवर मूवमेंट होती हैं और भविष्यवक्ता प्रकार के लोग इन्हें बुनियादी चीजों या अदृश्य पत्थरों से सीख सकते हैं। इन तकनीकों के शक्तियों और प्रभावों की गुणवत्ता उस व्यक्ति की महारत पर निर्भर करती है जो उन्हें इस्तेमाल करता है। कई तरह की तकनीकें हैं और सबसे मजबूत भविष्यवक्ता अपनी खुद की लड़ाई के शैली के अनुसार अपने मूवमेंट को अनुकूलित करते हैं। उसने यह भी बताया कि लड़ाई के दौरान वैन हॉल द्वारा इस्तेमाल किया गया मूवमेंट एक डी ग्रेड तकनीक थी जिसे हुक विंड किक के नाम से जाना जाता है। यह सुनकर शेन को यह समझते हुए आश्चर्य नहीं हुआ कि वह उस पल बचाव नहीं कर सका। उसने अपने आप से सोचा कि अगर उसके पास इनमें से कुछ तकनीकें होती तो वह अगले इंटरक्लास एक्सचेंज की लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। जिज्ञासु होकर उसने पूछा कि क्या ये तकनीकें दुर्लभ होती हैं? जारू ने गंभीरता से जवाब दिया कि ये लगभग हमेशा दुर्लभ होती हैं और जितनी मजबूत तकनीक उतनी ही मुश्किल मिलती है। उसने समझाया कि स्कूल कुछ बुनियादी तकनीकें सिखाता है, लेकिन सबसे ताकतवर आमतौर पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से खरीदी जाती है या प्राप्त की जाती है जो एक उदाहरण साझा कर सकता है। एक उदाहरण उसने दिया वह था एक सामान्य क्लास डी तकनीक की कीमत जो लगभग 5 लाख येन के आसपास थी। शेन ने इस जानकारी से लगभग झटका खा लिया क्योंकि यह एक ऐसा राशि थी जो उसके कई महीनों के आर्ण भुगतान के बराबर थी। डियारू ने कहा कि उसके पास भी इनमें से कुछ तकनीकें हैं और वे अगले बार एक साथ प्रशिक्षण ले सकते हैं। सियाओ ने भी पुष्टि की कि उसके पास दिखाने के लिए एक तकनीक है। उसने याद दिलाया कि एडवांस्ड क्लास में प्रवेश करना बहुत महंगा था, इसलिए वहां के बच्चे वास्तव में अमीर होने चाहिए। उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर ये लोग धनी परिवारों से हैं तो शायद वह उनसे पैसे कमाने के तरीके के बारे में पूछ सकता है। उसने उनसे खुलकर कहा कि वह एक तकनीक खरीदना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे और पूछा कि क्या पैसे जल्दी कमाने का कोई तरीका है। ज़ियारा मजाक करते हुए उसने सुझाव दिया कि उन्हें बैंक लूटना चाहिए। शेन इसे थोड़ा अतिरंजित मानते हुए जवाब दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ जब वह असामान्य तरीके से जल्दी पैसे कमाने की बात कर रहा था तो उसे केवल ब्लैक वाटर क्षेत्र और पृथ्वी के चमत्कार के बारे में याद आया। लेकिन सियाओ ने इसे अनदेखा नहीं किया। डियारू को एक धक्का देते हुए कहा कि उसे शेन को धोखा देना बंद करना चाहिए क्योंकि अगर शिक्षकों ने सुना तो वह मुसीबत में पड़ सकता है। हालांकि शेन की जिज्ञासा जागृत हुई। ज़ियारा ने कहा कि उसने सुना था कि वहां कई अजीब चीजें होती हैं और स्कूल ने छात्रों को जाने से सख्ती से मना किया हुआ है। अगर पकड़ा गया तो सजा तुरंत मिलती और उसे निकाल दिया जाता। ज़ियारा जिज्ञासु होकर ने पूछा कि शेन ने तकनीक के लिए कितना कर्ज लिया था और उसने बताया कि वह लगभग 3 लाख येन था। दोनों यह जानकर चौंक गए कि कर्ज इतनी अधिक थी। उन्होंने अपनी बैंक बैलेंस चेक की और पाया कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। शेन ने सोचना शुरू किया, कठिन समय के लिए साहसिक कदम उठाना पड़ता है। तब उसने स्कूल के बाद ब्लैक वाटर रोड पर जाने का फैसला किया। अपने फोन पर देखते हुए नेविगेशन ने बताया कि जगह बस पास में है, लेकिन गली सुनसान और थोड़ा अजीब लग रही थी। भले ही यह उसके घर के करीब था, उसने पहचानने से बचने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म बदलने का फैसला किया। उसने सुरक्षा गार्ड से पूछा कि वह इस जगह के बारे में क्या सोचता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तब उसने निष्कर्ष निकाला कि सुरक्षा गार्ड को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहरी क्षेत्र के व्यवसाय ज्यादा उच्च कोटि के नहीं थे। उसे यकीन था कि वह अपने चौथे स्तर के साथ स्थिति को संभाल लेगा। उसने सोचा कि अगर कुछ हुआ तो वह खुद को संभाल लेगा, लेकिन वह यह देख नहीं सका कि जगह काफी समय से अबैंडन्ड लग रहा था। इससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या सच में वहां कोई चमत्कार था। फिर उसने कुछ पैरों के निशान देखे जिसका मतलब था कि हाल ही में कोई उससे वहां गया था। थोड़ी देर बाद हमारे नायक ने एक गुप्त मार्ग देखा और उसमें जाने का फैसला किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुछ लोग उसकी निगरानी कर रहे थे। जब वह अंदर गया तो उसकी आंखें पहले खुल गईं। वह जगह रोशन और हलचल से भरी हुई थी, लेकिन गलियां गंदी थीं और वहां अवैध व्यापार चल रहा था। यह स्पष्ट था कि हर कोई उस जगह का नाम लेने से बच रहा था क्योंकि वहां कानून जैसा कुछ नहीं था। उसने सोचा कि यदि लाभ है तो कुछ भी काम कर सकता है। इससे वह यह भी सोचने लगा कि शायद उसे अंतिम समय से पहले कुछ रकम कमाने का मौका मिल सकता है। सबसे पहले उसने पीछे देखा और सोचा कि वे लोग उसे कब से फॉलो कर रहे हैं। वे लोग करीब आए
और उसकी तेज बुद्धि की तारीफ की। वे उसे पकड़ने और अपहरण करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसे मिला हुआ अनुभव था, इसलिए उन्हें थोड़ा ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा। शेन थोड़ा घबराया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह सिर्फ नाटक कर रहा है, लेकिन उनमें से एक ने तुरंत जवाब दिया कि उसने कई अमीर युवाओं को इस तरह की भावनाओं की खोज में देखा है। अगर वे उसका अपहरण करते हैं तो रिहाई की मांग करेंगे। क्या वो अमीर बनेंगे? ये विचार बिल्कुल बेवकूफी लग रहा था और हमारे नायक के चेहरे पर जो चिंता थी वो देखकर यही साफ था कि वो भी ऐसा ही सोचता था। एक आदमी जिसने उसके कंधों पर हाथ रखा और उसकी गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारा, उस पर आतंकित शत्रु को देखकर खुश लग रहा था। उसने कहा कि शेन को सहयोग देना चाहिए, फिरौती चुकानी चाहिए और वो सोचेगा कि उसे जीने देगा। शेन ने पीछे से कहा कि वो आदमी बहुत अभद्र है, पर इससे पहले कि वो और कुछ कहता, एक जोरदार धक्का उसकी गर्दन पर लगा और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। सभी लोग उस अप्रत्याशित नॉकआउट से चौंक गए। बाकी दो साथी चाकू खींच लेते हैं हमारे नायक को सबक सिखाने के लिए। अचानक दो लकड़ी के बक्से हवा में उड़े और उनके सिर के पीछे जोर से लगे। शेन पूरी तरह से भ्रमित ने देखा कि कोई उसके सामने आ रहा है। उसने एक हाथ को अपनी ओर खींचते हुए महसूस किया। हुडी पहने महिला बोली कि उसे उनके साथ चलना होगा और वो उसे एक सुरक्षित स्थान पर खींचने लगी। शेन ने उसके द्वारा बचाए जाने के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कई सवाल थे। महिला को ऐसा लगता था कि वो उसे जानती है और उसने पूछा कि वो यहाँ क्यों है, ये भूल कर कि उसे तो छिपना चाहिए था। शेन ने पूछा कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। तब उसने समझाया कि उसने केवल उसके नाम को हारने पर देखा था। शेन चौंक गया जब उसने देखा कि उसका बैज वहीं था, लेकिन साथ ही उसे राहत मिली कि वो लड़की किसी परिचित नहीं थी। शेन ने बैज के बारे में चेतावनी देने के लिए धन्यवाद कहा और सोचा कि उसने अपने डिस्गाइज को खतरे में डाल दिया। उसने चेतावनी दी कि ब्लैक वाटर जिले में अपनी जानकारी इतनी आसानी से नहीं बतानी चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। उसने उसे बाहर ले जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वो मना कर दिया क्योंकि उसे कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने थे। उसे पता था कि अगर वो जान जाती कि वो एक स्टूडेंट है तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। महिला को यकीन था कि वो अब भी शेन है, सालों बाद भी। उसने पूछा क्या वो सच में उसे भूल गया था या बस नाटक कर रहा था। उसके स्टूडेंट स्टेटस को जानकर उसे यह जानने की जिज्ञासा थी कि वो वहां क्या कर रहा है और वो कैसे व्यवहार कर रहा है। उसने सोचा कि क्या वो भी अब एक चोर बन गया था। कुछ ही पल बाद शेन ने एक चेहरे का मुखौटा $10 में खरीदा, यह सोचकर कि इससे वो सुरक्षित रहेगा। वो वहां थोड़ा घूम चुका था, लेकिन अभी तक नहीं जानता था कि पैसे कैसे कमाए। कोई उसकी तरफ आया, यह देखकर कि वो इस इलाके का नहीं लगता। आदमी ने पूछा कि वो कौन है। उस व्यक्ति ने खुद को एक टूर गाइड बताया और गर्व से कहा कि उसे जगह के बारे में सब कुछ पता है और वो हर सवाल का जवाब दे सकता है। शेन ने पूछा कि क्या पास में ऐसा कोई महल है जहां वो तुरंत पैसे कमा सके। गाइड उसे उस स्थान पर ले गया और बहुत संतुष्ट था क्योंकि उसे एक शुल्क मिल गया। वे एक खराब रोशनी वाले इमारत में गए जो एक रिंग रखती थी। एक पहलवान ने अपने प्रतिद्वंदी को एक जोरदार घूंसा मारा और भीड़ पागल हो गई। शेन ने तुरंत समझ लिया कि वो एक अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना में है। आदमी ने बताया कि यदि वो जल्दी पैसे कमाना चाहता है तो यही सही जगह है। उसने कहा कि उस रात एक स्पेशल फाइट होनी है जिसमें विजेता को बोनस और दांव का एक हिस्सा मिलेगा। उच्च स्तर के कई लड़ाकू मौजूद थे। तीव्र प्रतियोगिताएं और ऊंची दादागिरी थी। ये शामिल होने का सही मौका था। शेन ने आखिरकार रिंग में एक पहलवान को देखा और वह वाकई में डरावना लग रहा था, पर वो सिर्फ लेवल 1 पर था। बड़े इनाम के बावजूद नायक अपने विचारों में डूबा रहा। एक आदमी उसके पास आया और पूछा कि क्या वो खेलने के लिए इच्छुक है, यह सुझाव देते हुए कि इस तरह वो कुछ चिप्स जीत सकता है। शेन दृढ़ संकल्पित होकर बोला कि वो पूरा इनाम चाहता है और आदमी हैरान रह गया। महिला ने उसके पीछे रिंग में जाने का फैसला किया। कुछ ही पल बाद भीड़ विश्वास नहीं कर पा रही थी, चिल्ला रही थी कि उस कमजोर को खत्म कर दो, क्योंकि शेन अपने प्रतिद्वंदी से बहुत छोटा लग रहा था। उसके पीछे चलने वाली महिला ने चारों ओर देखा, उलझन में थी कि शेन रिंग में क्यों था। उसके प्रतिद्वंदी ने यहाँ तक कहा कि उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वो सिर्फ 2 मैच जीतने के बाद महान हो गया है, जब वो खुद गर्व कर रहा था कि वो टूर्नामेंट में एक रैंक वाला खिलाड़ी है। उसे यूरीफ कहते थे और वो लगातार बोले जा रहा था, लेकिन शेन ने उसे एक जोरदार घूंसे से रोक दिया। केवल एक बार में ही उसे नॉकआउट कर दिया। भीड़ थकने लगी क्योंकि सिर्फ एक घूंसा सभी विरोधियों को हराने के लिए काफी लग रहा था। शेन एक तेज और साफ जीत की कोशिश कर रहा था। अगला प्रतिद्वंद्वी घमंडी दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही गिर गया। एक और जो हार मानना चाहता था, उसे शेन ने दूर फेंक दिया। पीछे स्क्रीन के पास खड़ा सफेद सूट वाला आदमी सफेद पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कमजोर व्यक्ति इतना नुकसान पहुंचा सकता है। एक अधीनस्थ ने अपने बॉस को बताया कि
कि जो फाइटर्स साइन करने वाले थे वो भाग गए हैं और ग्राहकों ने रिफंड की मांग की है। अगर ये स्थिति आगे भी ऐसे ही रही तो एरिना खतरे में था। किसी भी तरह वो नहीं चाहते थे कि वो लड़का पुरस्कार लेकर जाए। उसने अपने अधीनस्थ को उस लड़के को लाने के लिए कहा। चांस ने घूंसा मारा और आखिरी चुनौती देने वाले पर हमला किया। फिर उसने कहा कि वो अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए तैयार है। प्रस्तुतकर्ता ने कहा कि भीड़ और ज्यादा देखना चाहती थी और प्रबंधन ने सबको वास्तव में जो चाहिए था वो देने का फैसला किया। एक रोमांचक फाइनल। शेन को एहसास हुआ कि उन्होंने कभी उसे सही तरीके से पैसे देने का इरादा नहीं रखा। अंतिम फाइटर का प्रदर्शन किया गया और शेन हैरान था कि वो क्या देख रहा था। उस आदमी को बंधक बनाया गया था और उसे एक म्यूटेंट के रूप में पेश किया गया था जिसे नेफ्लिन कहा जाता था। उन्होंने एक मंकी को लाया जो धातु के स्ट्रक्चर में बंधा हुआ था और बंधन मुक्त कर दिया। जब वो आजाद हुआ तो वो जमीन पर कूद पड़ा जबकि एरिना फिर से बंद हो गया। शेन पूरी तरह से यह जानकर उलझन में था कि क्या हो रहा था। कुछ उस मंकी की गर्दन के पीछे अटका हुआ था और फिर उसने थोड़ा हवा छोड़ा जबकि उसके बीच में एक कैप्सूल हटा दिया गया। मंकी ने उठकर खड़ा हुआ जो देखने में एक लंबे और काले गोबलिन जैसा डरावना था। भीड़ में एक महिला ने अपने बगल में खड़े आदमी को गले लगाया, डर गई जबकि वह खुद राहत महसूस कर रहा था कि उसने पिछले पंक्तियों में बैठने का चुनाव किया। फिर भी उसने महिला को सांत्वना देने की कोशिश की, उसे यह कहते हुए कि वो उसकी रक्षा करेगा। चेन का पीछा करने वाली महिला उस मंकी को देखकर चौंक गई। उसके दिमाग में सवाल उठ रहा था कि ऐसा कुछ वहां क्यों था। उसे यह समझ में आया कि ये जेन के स्तर से ऊपर था और अगर उसकी क्षमताएं इस मंकी को सुरक्षित तरीके से निकाल देती तो ये उसकी लोकेशन को उजागर कर देगी। जेन नाराज थी। ये साफ था कि उसका प्रतिद्वंद्वी पिछले लोगों से अलग था। सबसे पहले उसके सामने जो था वो मानव जैसा नहीं लग रहा था और यह शिकारी की नजर में शिकार के रूप में अनुभव हो रहा था। बस वहां होना ही उसे परेशान कर रहा था। उसका इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा था कि वो बड़े खतरे में था। मंकी की मध्य उंगली एक लाठी में बदल गई और उसने हमले किया। यह इतना तेज था कि उसने उसे हिट कर दिया और अगर उसके रिफ्लेक्स नहीं होते तो वह पहले ही मर चुका होता। इसने उसे यकीन दिलाया कि मंकी उसे सच में मारना चाहता था। उसने महसूस किया कि उसे ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा और सिर्फ घूंसे को पकड़ नहीं सकता। जब मंकी ने हमला किया तो उसने उसके हाथों को पकड़ लिया, दूर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो दबाव महसूस कर रहा था। उसने समझा कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना मजबूत और खतरनाक है और उसे जल्दी से लड़ाई खत्म करनी होगी। उधार की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने लेवल 2 से लेवल 4 पर छलांग लगाई। इससे उसने मंकी को पीछे धकेलने में सफल रहा। शेन ने हाथ मिलाए, उन्हें ऊपर उठाकर मंकी के सिर पर एक घूंसा मारा। उसे लगा कि वह मंकी को ढेर कर पाया है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मंकी फिर से उठ खड़ा हुआ और उस पर हमला किया। उसके कंधे में नाखून घुसे। हमारे हीरो को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे शक्तिशाली हमला बेअसर रहा। मंकी की त्वचा मोटी थी और उसकी नाखून तेज, जिससे पास की लड़ाई काफी जोखिम भरी थी। उसे पता था कि उसे एक हथियार की जरूरत थी। मंकी एक बार फिर आगे बढ़ते ही उसने एक नुकीला अंगूठा तोड़कर इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने मजबूत होकर उस मंकी पर हमला किया। इंस्ट्रूमेंट हमले से उसकी गर्दन के किनारे पर एक खरोंच आ गई। हालांकि उसे इस हमले की सतह पर निराशा हुई, लेकिन जब उसने महसूस किया कि राक्षस सच में दर्द महसूस कर रहा है तो उसे संतोष मिला। शेन को यह भी समझ आ गया था कि उसकी ताकत राक्षस के समान बिल्कुल नहीं है। लेवल अप करने के बाद भी वह जानता था कि अगर वह एक बार और करीब जा सके तो वह उसे खत्म कर सकता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राक्षस धुएं के बादल छोड़ने लगा और उसे शक हुआ कि क्या यह कोई जहरीली गैस है। फिर उसने जल्दी से खींच लिया कि यह बस धुंध थी। अचानक उसके शरीर के किनारे उसे एक तेज दर्द का अनुभव हुआ। उसने अपनी हथियार को घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अपनी पीठ पर फिर से एक खरोंच का एहसास हुआ और उसने समझा कि वह यह नहीं देख पा रहा था कि उस पर हमला कौन कर रहा था। राक्षस धुंध का इस्तेमाल उसका हौसला तोड़ने के लिए कर रहा था। वह जानता था कि वह डरा हुआ है, राक्षस से अपनी कमजोरी उजागर होने के डर से, इसलिए वह तेजी से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। और भले ही वह हमलों से बचने में सफल हो जाए, अगर उसके पास की बढ़त खत्म हो गई तो वह मुश्किल में पड़ने वाला था। इसलिए उसे लड़ाई को जल्दी खत्म करना था। अपने लक्ष्य को खोजने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ हमारा नायक केंद्रित हो गया। उसने खुद को शांत रखने और अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। उसकी आंखें तेज रोशनी करने लगीं जब उसने ध्यान लगाया और फिर वह एक हरी धुंध को चलते हुए देखने में सफल हुआ। अंततः उसने अपने शिकार को ढूंढ लिया और जब उसने उस पर हमला किया तो राक्षस को पकड़ लिया। वह हैरान रह गया जब शेन ने उसके हाथ को काट दिया। राक्षस को बहुत खून बहते देखकर उसे एहसास
हुआ कि यह उसका मौका था और उसने तुरंत उसे छुरा घोंप दिया, लेकिन अनपेक्षित रूप से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द फैल गया। उसने सोचा कि क्या यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपनी सीमाओं को पार कर लिया। राक्षस ने उसके हथियार को दूर करने का अवसर मारा और अपनी लंबी जीभ को फेंककर उसके शरीर को छुआ, लेकिन शेन हार मानने को तैयार नहीं था और उसने फिर से वह शक्ति इस्तेमाल करने का फैसला किया जिसे उसने उधार लिया था। उसने उस जीभ को पकड़ा जो उसे छू रही थी और राक्षस को अपनी ओर खींच लिया। फिर दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उसने राक्षस का मुंह जितना हो सके खोला, अपनी सारी ताकत को एकत्रित करते हुए। राक्षस दर्द में था जब तक कि शेन ने उसे 2 टुकड़ों में नहीं काट डाला। एरेना का प्रमुख जिज्ञासु होकर यह जानने के लिए पूछा कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन उसका अधीनस्थ स्क्रीन पर कुछ नहीं देख सका। जैसे ही धुंध गायब हुई, प्रमुख ने पूछा क्या लड़का मर गया, लेकिन जब उसने एरेना की ओर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जो महिला शेन को देख रही थी वह आश्चर्यचकित थी, यह सोचते हुए कि यह कैसे संभव है। भीड़ पागल हो गई, हमारे लड़के को ताली बजाने लगी। शेन वहां पड़ा था, राक्षस को चीरते हुए, और फिर उसने शरीर को जमीन पर फेंक दिया, एरेना के पहरेदारों की ओर देखते हुए, जिससे वे घबरा गए। एरेना का प्रमुख विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह पूछने लगा कि यह कैसे संभव है। वह वास्तव में यकीन नहीं कर पा रहा था कि लड़के ने जीत हासिल की, खासकर जब उसने उस राक्षस को खरीदने में एक बड़ी रकम खर्च की थी। प्रस्तुतकर्ता ने प्रतियोगी की जीत की घोषणा की, यह चिल्लाते हुए कि वह टूर्नामेंट का चैंपियन बन गया है और उसे अपनी टीम के साथ पुरस्कार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। शेन को बैक स्टेज ले जाया गया और उसे एक सूटकेस दिया गया जिसमें कुल 5,10,000 सोने के सिक्के थे। वह उसे लेने वाला था, लेकिन उन्होंने उसे बंद कर दिया। तब एरेना के प्रमुख ने उससे रुकने के लिए कहा, यह बताते हुए कि उसने अपना मन बदल लिया था और उसे अपना अनुबंधित लड़ाकू बनने का प्रस्ताव दिया, ये कहते हुए कि उसे अपने ऐंठने के अनुसार लड़ना होगा। तभी वह 5,10,000 सोने के सिक्के रख सकता था या फिर 1,10,000 ले जाकर चला जा सकता था। शेन ने उसे देखा, यह पूछते हुए कि इसका क्या मतलब है। प्रमुख ने शिकायत की कि उसके सभी अनुबंधित लड़ाकों ने भाग लिया और उसने अपना मुख्य लड़ाकू खो दिया, जिसके लिए उसने एक बड़ी रकम चुकाई थी। उसने कहा कि शेन ने अनुबंध तोड़ दिया है, इसलिए उसे अपनी हानियों का मुआवजा देना होगा। शेन ने जवाब दिया कि प्रमुख ने अतिरिक्त मुकाबलों के लिए कोई शर्तें नहीं रखी थीं, और जब वह मंच पर चढ़ा तो उसे बताया गया कि पहचान के बारे में कोई सवाल नहीं होने चाहिए। जैसे ही वह मंच पर आया, उसने जीवन या मृत्यु का एक समझौता किया, इसलिए अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने या खुद मारे जाने की जिम्मेदारी उस पर नहीं थी, क्योंकि फाइटर के हाथ में था यह निर्णय लेना कि वह अपने दुश्मन को मारेगा या नहीं। गुस्से में एरेना का मालिक नाराज हो गया, जबकि शेन ने स्पष्ट कर दिया कि वह 5 लाख सोने की मांग कर रहा था, बिना एक पैसे की भी छूट दिए। फिर मालिक ने केन पर एक हथियार तान दिया, यह कहते हुए कि वह बस बाहर नहीं जा सकता। एक झटके में केन ने उस आदमी का हाथ पकड़ा, इसे कसकर दबाया और हथियार को कबाड़ में बदल दिया। उसने पूछा, क्या उस आदमी को सच में लगता था कि वह उसे रोक सकता है? उस आदमी ने दर्द में चीख मारी, उसके उंगलियों पर दबाव के कारण चोट आई। क्रोधित दृष्टि से उसने अपने लोगों को उसे खत्म करने का आदेश दिया। एक पल में काले कपड़े पहने कई आदमी चेन को घेरने लग गए, हाथ में हथियार ली। चेन ने एक रिजाइंड साई भरी। दर्शकों ने गोली चलने की आवाज सुनी और महिला को महसूस हुआ कि ये आवाज चेन के पास से आ रही थी। इसके तुरंत बाद एक शव बाहर फेंका गया। भीड़ हैरान रह गई, सोचते हुए क्या यह फिल्म का कोई सीन था इस नाटकीयता को देखकर। लेकिन उस महिला को अब स्थिति की गंभीरता समझ में आने लगी। शेन ने एक हमलावर को घूंसा मारा, जिससे उसका एक दांत टूट गया। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था, वह जो भी आए उसके लिए तैयार था। उसके खिलाफ वास्तव में एक गोलीबारी शुरू हो गई। शेन ने उस गुंडे का सिर पकड़ा जिसने गोली चलाई और उसे बाहर धकेल दिया। उस चाल के बाद उसने मौके का फायदा उठाया और भाग निकल गया, जबकि उसके पीछे लोग थे। सभी रास्तों और पीछे के निकास को बंद करने के लिए बल भेजे गए, लेकिन इस समय उसने अपने दिल की धड़कनों को तेज होते हुए महसूस किया। बहुत थका हुआ था, अधिक उधार का शक्ति का उपयोग करके, और सबसे बुरी बात, उसकी चोटें बढ़ती जा रही थीं। उसे देखकर सुखद आश्चर्य में कोई अचानक उसे पकड़ लिया। वह वही महिला थी जिसका उसने पहले सामना किया था। उसने उसके मुंह को ढक लिया जब एरेना के लोग उसे खोज रहे थे। दोनों एक तंग और अंधेरे गैली में छिप गए। जब लोग चले गए तो उसने उसे छोड़ दिया और आश्वासन दिया कि अब वह सुरक्षित है। उसने स्वीकार किया कि उन्हें जल्दी चलना चाहिए, इससे पहले कि पूरे क्षेत्र को घेर लिया जाए। जेन ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसने जोर दिया कि वह समय न बर्बाद करे। आभारी, हमारे नायक ने दौड़ना शुरू किया।
गया। उसने कॉल की और फिर एक डांट खाई कि वह फिर से ब्लैक वाटर जिले में क्यों गई। दूसरी तरफ लिन ने कहा कि उसके पास दादा के लिए कुछ था और कि उसने कुछ दिलचस्प पाया था। कुछ घंटों बाद अपने कमरे में शेन पहुंचा। जैसे ही वह भीतर आया, घुटनों पर गिर गया, थका हुआ। उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ। वह पीला था और पसीना बहा रहा था और पल भर में बेहोश हो गया। अपनी आंकड़ों की जांच करते समय वह रैंक और स्तर 2 पर था, उधारी की शक्ति की क्षमता के साथ, और फिर भी उसके पास 979 इच्छाएं बाकी थीं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। उसे अपनी कर्ज चुकाने के लिए 5 लाख हेन चाहिए थे। इस राशि को घटाने के बाद चेन को फिर से चुकाने के लिए 9 करोड़ 99 लाख हेन बाकी थे। एक याद उसकी आंखों के सामने आई। एक अस्पताल के बिस्तर पर कोई माँ बेटे से कह रही थी कि उसकी स्वास्थ्य 2 या 3 साल में ठीक हो सकती है, लेकिन असल में उसने झूठ बोला था। उसकी स्थिति इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। असल में उसे केवल 2 या 3 साल ही बचे थे। उसने अपने बेटे को फिर से देखने की इच्छा व्यक्त की। यह इच्छा कि वह शादी करे, बच्चे पैदा करे, धीरे धीरे बूढ़ा हो और उसके चेहरे को एक बार फिर छू सके। हमारा लड़का एक वीडियो देख रहा था, तभी उसकी माँ उदास दृष्टि से उसके सामने खड़ी हुई और माफी मांगी कि उसके पास उसे और समय देने की ऊर्जा नहीं थी, और उसने कहा कि वह उसे बहुत प्यार करती है। सूरज उसके पास रोता हुआ लग रहा था, जबकि माँ पहले से ही एक कंबल में ढकी हुई थी। वो शब्द, खासकर तेरी परवाह करता है, हमारे नायक के मन में गूंज रहे थे। ऐसा करते हुए शाइन अचानक अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह हैरान रह गया, और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि सूरज पहले ही उग चुका था। उसे एहसास हुआ कि वह जो चेन के घर पर है और वह अभी भी जीवित है, वही सपना था जिसने उसे जगाया इतने लंबे समय के बाद। बॉस ने फिर पूछा कि क्या वह जाग गया है। शाइन ने पूछा कि वह पिछले दिनों कहाँ था। बॉस ने कहा कि वह कई चीजें सुलझा रहा था, और जब वह लौटा तो शाइन बेहोश पड़ा था। उसने यह भी कहा कि शाइन 2 पूरे दिनों से बुरी हालत में था और उसे लगा कि वह नहीं बचेगा। फिर बॉस ने उससे समझाने के लिए कहा। बॉस को यह भी पता था कि चेन उस जगह गया था जहां लोग एक दूसरे से लड़ते हैं जब वह बाहर था, और उसने एक भेड़िए को हराने के लिए बहुत सी उधारी की शक्तियां इस्तेमाल की थीं, जिसके कारण उसे काफी नुकसान उठा था। उसने शाइन को फटकारते हुए याद दिलाया कि उसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करे, लेकिन वह लापरवाह हो गया। बॉस ने कहा कि वह मर भी सकता था। चेन ने जवाब दिया कि वह लापरवाही नहीं थी, यह जरूरत थी, और उसने बॉस से कहा कि इतना गुस्सा मत हो। बॉस ने फिर पूछा कि क्या चेन को लगता है कि अगर वह मरेगा तो वह उसे वापस ला सकता है। यह साफ था कि यह असंभव होगा, क्योंकि उसे पुनर्जीवित करना उसकी अधिकांश शक्तियों का इस्तेमाल कर गया था, और अगर चेन फिर से मर गया तो वह उसे नहीं बचा सकेगा। चेन इस पर हैरान रह गया, लेकिन उसने सहमति दी कि वास्तव में उसे इस दुर्लभ मौके की कीमत समझनी चाहिए। बॉस ये देखकर खुश हुआ कि वह समझ रहा था। इसके बाद उसने उन आधे मनुष्य जीवों का जिक्र किया जिनके बारे में चेन ने बात की थी। ऐसा लगता था कि यह उनकी दुनिया का नहीं था। चेन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहता था। हालांकि उसने वहां एक लड़की के बारे में सोचा, उसने इसे भुला देने का फैसला किया। आखिरकार कोई भी इस बारे में नहीं सोच रहा था। फोकस होते हुए उसने लेवल बढ़ाने पर ध्यान लगाने का फैसला किया, और जल्दी से पैसे का ध्यान आया। जब उसने बैग खोला तो यह देखकर राहत मिली कि पैसे अभी भी वहां थे। बॉस ने पूछा कि क्या यही वजह थी कि वह एरेना गया था। उसने समझाया कि उन 5 लाख और 10,000 येन के साथ उसे अपनी कर्ज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी जब तक विनिमय की बैठक खत्म नहीं होती। तो उसकी पूरी ध्यान लेवल बढ़ाने पर हो सकता था, लेकिन स्कूल जाने से पहले उसे अपने पेट में घाव का इलाज करना था। उसे पता था कि उसे अस्पताल जाना है, फिर स्कूल जाकर और अंत में बैंक जाकर पैसे जमा करने भी थे। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे बताया कि यह कोई गंभीर बात नहीं थी। हालांकि घाव दर्दनाक था, यह ठीक हो रहा था। उन्हें कहा गया कि घाव को साफ रखें और फिर से चोट लगने से बचें। डॉक्टर ने कहा कि इतनी जल्दी ठीक होना सामान्य नहीं था, और पूछा कि क्या वह कोई भविष्यवक्ता था, जिस पर उसने हाँ कहा। डॉक्टर ने बताया कि भविष्यवक्ता अक्सर घायल होते हैं, और अस्पताल में एक छूट का प्रस्ताव था। अगर उसने एक कार्ड हासिल कर लिया तो वह डिस्काउंट का लाभ उठा सकता था। फिर शाइन ने मना कर दिया और कहा कि उसे सामान्य चिकित्सा पसंद है। डॉक्टर ने फिर उसे एक विशेष एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई दी। शाइन को राहत मिली जब उसने देखा कि उस राक्षस की जीभ विषैला नहीं था। उसे आराम से महसूस हुआ, लेकिन उसकी आंखें खुजली कर रही थीं। डॉक्टर ने उसे दवा दी और कहा कि वह बाहर जाकर भुगतान करे। शाइन ने देखा कि बोतल में एक रोशनी थी और उसने इसके बारे में पूछा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई रोशनी नहीं दिखती और यह केवल भविष्यवक्तों के लिए एक सामान्य एंटी इन्फ्लेमेटरी था। वह भ्रमित हो गया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से रोशनी देख रहा था और यह कोई भ्रांति नहीं लग रही थी। उसने सोचा कि क्या वह ऐसा देखने वाला एकमात्र था। डॉक्टर को लगा कि वह तनाव के कारण कल्पना कर रहा था और बताया कि यह भविष्य
भविष्यवक्ताओं के लिए सामान्य है। फिर उसने उसे एक परामर्श कार्यक्रम बेचने की कोशिश की। तब हमारे नायक ने कमरे से निकलने का विचार किया। उसने देखा कि वह अपने चारों ओर लोगों और दवाओं को चमकता हुआ देख सकता है और सोचने लगा कि क्या यह इसलिए है क्योंकि उसने प्रॉफिट की क्षमताएं। क्या आपने कभी साधारण लोगों और प्रॉफिट्स के बीच असल भेद के बारे में सोचा है? उसने सुना कि उसकी सोच में एक आवाज गूंज रही थी। ये कुछ सामान्य था। असल में फर्क ये था कि प्रॉफिट्स सितारों की ऊर्जा से निखरे हुए थे। उसने अपनी कल्पना को बहने दिया और खुद से पूछा कि क्या वह रोशनी जो वह देख रहा था कोई स्टार की दी हुई थी या वह उस जंग से आ रही थी जिसमें वह था। अगर ऐसा था तो यह एक बड़ा खोज होगा, क्योंकि एक प्रॉफिट के तौर पर विकसित होने की कुंजी इस बात में थी कि वह कितनी सितारी ऊर्जा को समेट सकता है। अगर उसे वाकई में सितारों की ऊर्जा महसूस करने की क्षमता थी तो इसे समेटना बहुत आसान होगा। उसी समय किसी ने उसकी ध्यान खींची। एक आदमी जो वहां से गुजर रहा था अद्भुत सितारी ऊर्जा फैला रहा था। आदमी को एहसास हुआ कि उसकी ओर देखा जा रहा है और उसने पीछे मुड़कर देखा। हालांकि उसे पता था कि पास में कोई मजबूत नहीं था। उसने एक कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ की आवाज ने पूछा कि वह उस समय अस्पताल में क्यों था। उस आदमी को उसकी मिशन याद आई, लंबी हरी बालों वाली विदेशी स्टार को खोजना। उसने जवाब दिया कि वह अक्सर यात्रा नहीं करता, इसलिए वह उस देश में कुछ समय बिताएगा और अपनी छोटी राजकुमारी से मिलेगा। दूसरी तरफ की इंसान ने यह सुनकर खुशी जताई, क्योंकि उसके मुखिया की भविष्यवाणी के अनुसार विदेशी स्टार इतिहास बदलने के लिए महत्वपूर्ण थी। यह तय करने से पहले कि वह दुश्मन है या दोस्त, उसे पहले उनका बयान करना और उसके अनुसार काम करने की सलाह दी गई। आदमी ने टिप्पणी की कि उसके मुखिया बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। उसने कहा कि अगर विदेशी स्टार वाकई दुश्मन होती तो वह खुद को नष्ट कर देती। यह याद रखना चाहिए कि वह बस एक अकादमी में रंक करने वाला चोर था। बात पलटती है डायरेक्टर के साथ चेन की, जो कुछ ही दिनों में स्पेशल क्लास में शामिल होने के बाद गायब हो गया। उसने कॉल नहीं उठाए, मैसेज का जवाब नहीं दिया और क्लास भी मिस की। शेन की सोच में जो अभी वापस आया था उसे परेशानी में होते हुए लगता था। शेन ने माफी मांगी और बताया कि घर में एक इमरजेंसी थी जिससे वह स्कूल को सूचित नहीं कर सका। उसने कहा कि वह उस घटना के लिए किसी भी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन डायरेक्टर ने स्पष्ट किया कि वह ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे। वे बस यह जानना चाहते थे कि क्या शेन के साथ कुछ बुरा हुआ था। चेन ने डायरेक्टर को बताया कि सब ठीक है और पूछा कि क्या वह चिंतित है कि वह इंटरचेंज को छोड़ देगा। डायरेक्टर ने दृढ़ता से कहा नहीं। वह चेन पर भरोसा करता था, लेकिन वह ज्यादा चिंतित था कि चेन कोई परेशानी छुपा रहा है जिसके बारे में उसे बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने कहा कि एक अच्छे प्रॉफिट के रूप में भले ही चेन स्कूल जाने के लिए सहमत नहीं था, फिर भी वह उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। उसने यह भी बताया कि अकादमी का उद्देश्य बड़े प्रॉफिट्स तैयार करना है और यह कभी नहीं बदलेगा। शेन ने महसूस किया यह बताते हुए कि सब ठीक है, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने वादा किया कि वह लड़ाई के एक्सचेंज में अपनी पूरी कोशिश करेगा और स्कूल का नाम रोशन करेगा, जो कि डायरेक्टर ने मांगा था। क्लास में लौटने से पहले उसने यह भी कहा कि उसका दोस्त इतना चिंतित था कि उसने उसके ऑफिस में जाकर पूछा। शेन उलझन में था, लेकिन क्लास में जारू ने उसके कंधों के चारों ओर हाथ डालते हुए पूछा कि वह कहाँ गया था। जियाओचिया ने भी यह कहा कि यहाँ तक कि टीचर्स भी अंधे थे, सभी उसकी चिंता कर रहे थे। शेन ने सिर्फ यह जवाब दिया कि घर में बहुत परेशानी थी। जारू ने जंग तकनीकों के बारे में बात करने का मौका लिया और कुछ ही समय बाद उसने एक कार्ड निकाला और कहा कि उसने और जियाओचिया ने 300,000 इकट्ठा किए हैं ताकि शेन अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके और वह जब चाहे पैसे लौटा सकता है। शेन हैरान था। उसने आकस्मिक रूप से यह कहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इसे सच मानेंगे। उसने धन्यवाद कहा, लेकिन कहा कि उसे लगा कि तकनीक नहीं लेने लायक है और इसलिए उसने खरीदने का फैसला नहीं किया। जारू ने सुनिश्चित किया कि वह कुछ बेहतर खोजेगा। अचानक किसी ने शेन को बुलाया। वैन हॉल उसके पास आने के लिए लाल हो रहा था। उसने स्वीकार किया कि उसने सुना था कि शेन पैसों में फंस गया है, इसलिए उसने अपना कार्ड दिया जिसमें 50,000 की बचत थी। उसने उम्मीद की थी कि तुम्हें लड़ाई के बारे में यह थोड़ा बुरा नहीं लगेगा। वेनहाउ ने कहा था कि अगर शेन चाहता है कि वह कुछ करे तो बस बता देना। शेन ने सीधे कहा कि उसे ऐसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है जैसे वह कोई खास व्यक्ति है या ऐसा कुछ। शियाओ ने इसे सीधा मुद्दा बना दिया और वेनहाउ को लताड़ा कि वह टीम के मामलों में क्यों दखल दे रहा है, यह पूछते हुए कि क्या वह कोई साजिश कर रहा है। एनराल ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, वह तो बस शेन से माफी मांगना चाहता था, ये सोचकर कि उसे खास ग्रुप में शामिल किया गया है। उसने बताया कि उसे उस मुश्किल स्थिति के बारे में पता था जिसमें वह था और उसने स्वीकार किया कि वह पार हो गया था। उसने कहा कि चान ने उन्हें उनके बीच के अंतर को पहचानने में मदद की
और तय किया कि वह दोस्त बनना चाहता है। शियाओ शियाओ ने फुसफुसाते हुए शेन को याद दिलाया कि वह एनराल को पहले हराने वाला था और पूछा कि क्या उन्हें इस युवा को टीम में स्वीकार करना चाहिए। शेन ने जवाब दिया कि उसे इसकी परवाह नहीं है। शियाओचा ने वेनहाओ से कहा कि अगर वह चौथे सदस्य के रूप में शामिल होना चाहता है तो वे उसे स्वीकार कर लेंगे। वेनहाओ ने स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए श्रेणी का कोई मतलब नहीं है। फिर जारू ने घोषणा की कि एक नए सदस्य के शामिल होने के जश्न के लिए वेनहाओ का काम एक गिलास पानी परोसना होगा। सभी ने सहमति जताई कि नामित व्यक्ति शेन होना चाहिए क्योंकि जारू उससे हार गया था। जारू यह देखकर चकित हुआ कि नया सदस्य पहले से ही नेता की तरह व्यवहार कर रहा था, जबकि वह अभी हाल ही में टीम में शामिल हुआ था। इस दृश्य को देखकर वह सोचता रहा कि वे कितने अच्छे साथी थे। वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि वह अभी भी जिंदा था, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो वह कभी उन लोगों से नहीं मिलता। वह मेहनत से अभ्यास कर रहा था, यह विश्वास करते हुए कि स्तर प्रणाली सरल थी। उसका शरीर केवल तारे की ऊर्जा को अवशोषित करने की जरूरत थी और जितना अधिक वह अवशोषित करेगा उतना ही उसका स्तर बढ़ेगा। इसके अलावा वह व्यायाम को और बढ़ाता, जिससे अवशोषण की दक्षता बढ़ती। यही कारण है कि कई भविष्यवक्ता शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। हालांकि उसे एहसास हुआ कि अवशोषण की दर उसके विचार से कहीं अधिक जटिल थी। भले ही वह पहले से ही अपने प्रशिक्षण की तीव्रता को अधिकतम करने के लिए उपकरणों का उपयोग कर रहा था, फिर भी उसकी अवशोषण दर संतोषजनक नहीं थी। अगर उसके शरीर में तारे की ऊर्जा को जल्दी अवशोषित नहीं किया गया तो वह लीक होकर खो जाएगी। यह हैरान करने वाली बात नहीं थी कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी स्तर 1 पर ही बने रहते थे। ऐसी दर से वह प्रतियोगिता से पहले कभी स्तर 4 तक नहीं पहुंच पाएगा। वह जानता था कि उसे अपनी अवशोषण दर बढ़ाने का कोई तरीका खोजना था। जारू तब करीब आया, यह कहते हुए कि स्वतंत्र प्रशिक्षण उबाऊ हो रहा है। उसने चेन को एक मुकाबले के लिए आमंत्रित किया, उम्मीद करते हुए कि इससे चीजें और रोमांचक होंगी। उस समय चेन को एक विचार आया। उसे याद आया कि उस विशाल दुश्मन के साथ लड़ाई के दौरान उसने तारे की ऊर्जा की अवलोकन का नियंत्रण करने के लिए खुद को मजबूर किया था। उसने जारू से कहा कि अगर वह आमना सामना करने जा रहा है तो उसके पास एक विचार है जिसे सभी की मदद की जरूरत होगी। केंद्रीय रोशनी चालू हो गई। शियाओचू ने पामिजुमो का उपयोग किया, जबकि जारू ने फिस्ट ऑफ स्कार्च को छोड़ा। वे एक साथ लड़े और चेंग ने जिस तरह से वे समन्वय करते थे उससे मोहित हो गया। लड़ाई के बाद दोनों पूरी तरह से थक गए थे तो उन्होंने थोड़ी आराम करने का सुझाव दिया। शियाओकिया ने कहा कि जब जारू ने 1 के खिलाफ 2 का जिक्र किया तो उसे लगा कि वह मजाक कर रहा है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह गंभीर है। जारू ने पद्धति की प्रशंसा की, यह कहते हुए कि परिणाम की चिंता किए बिना वह युद्ध में कूद सकता है और नए आंदोलनों का भी जोखिम उठा सकता है। अगली बारी वेनहाओ की थी। शेन ने देखा कि वह सही था। उस तरह की लड़ाई वास्तव में एक मजबूत आधार के साथ अवशोषण दर को बढ़ाती है। एक बार जब उसकी अवशोषण दर बढ़ जाती है तो वह जल्दी से स्तर पर चढ़ सकता है। उसने एक नई विधि आजमाने का फैसला किया। जबकि उसकी अवशोषण दर पहले से ही अधिक थी, सामान्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारंपरिक सप्लीमेंट्स में तारे की ऊर्जा पतली होती थी, खासकर अगर शारीरिक गुणवत्ता औसत हो और अवशोषण दर कम हो। हजारों शीशियों का सेवन करने के बाद भी वह स्तर पर नहीं चढ़ता। सब कुछ उसकी अवलोकन ने यह प्रकट किया कि उधार ली गई तारे की ऊर्जा ये 100 गुना ज्यादा संकेंद्रित था बनिस्बत सप्लीमेंट्स के। अपनी मौजूदा क्षमता के साथ इस ऊर्जा को सीधे सोखने से उसका शरीर तुरंत फटने वाला था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है और उधारी की ये तारकीय ऊर्जा स्थायी बना सकता है। उसे लग रहा था कि अब जोखिम उठाने का समय आ गया है। वह इस बात से हैरान था कि वह कितनी ज्यादा ऊर्जा ले सकता है। यह समझ में आता है क्योंकि उसने लगातार 2 बार स्तर बढ़ाया था। ध्यान केंद्रित करते हुए उसने धीरे धीरे प्रवाह को नियंत्रित किया और अधिकतम क्षमता तक इसे संकुचित किया ताकि उसे सोख सके। जल्दी ही ऊर्जा उसके दिल में इकट्ठा होने लगी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कम मात्रा भी इतनी तेज अनुभूति पैदा कर सकती है। उसका शरीर तुरंत भर गया और यहाँ तक कि सोखी हुई ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए उसने महसूस किया कि उसने अभी भी ज्यादा ले लिया था और यदि ऐसा ही चलता रहा तो उसका शरीर फट जाएगा। उसे इसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उसने ऐसा किया तो सब हैरान रह गए। पहले उन्होंने सोचा कि यह भूकंप था, लेकिन जल्दी ही ये समझकर कि इस घटना की
वजह वह खुद था। उन्होंने देखा कि उसकी तारकीय ऊर्जा इतनी अचानक बढ़ रही थी। प्रमुख व्यक्ति हैरान होकर वहां आए और पूछा कि क्या हो रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि चेन ने अपनी ऊर्जा को सोखा था। तब आंटी ने समझाया कि उसने ठीक से जितनी ऊर्जा उसे मिली थी उसे नियंत्रित करने की कोशिश की थी, उसे इस मात्रा तक कम कर दिया जो वह सहन कर सकता था, और सौभाग्य से यह काम कर गया। प्रमुख व्यक्ति इस बात से प्रभावित थे कि चेन ने तारकीय ऊर्जा को सोख लिया और फिर भी वह नहीं मरे, जिससे उन्होंने सोचा कि क्या वाकई ये उसका भाग्य था। तारकीय ऊर्जा के सप्लीमेंट्स का संक्षिप्त विवरण देने के लिए ये उन सामग्रियों से बने होते हैं जो तारकीय ऊर्जा रखती हैं, जैसे तारे की घास या तारे के क्रिस्टल। इसके अलावा ये तारकीय ऊर्जा को पुनः भरने, शारीरिक ताकत बढ़ाने और चोटों को ठीक करने जैसे विभिन्न जादुई प्रभाव प्रदान करते हैं। शेन ने पूछा कि क्या उसने कुछ कहा, और प्रमुख व्यक्ति राहत से जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने खुशी जाहिर की कि शेन जिंदा है। तभी जांग घबराए हुए हालात में आया और पूछा कि क्या हुआ और क्या वे ठीक थे। शियाओ ने बताया कि शेन ठीक है। झारू ने बताया कि वे ट्रेनिरोव्का पूरी कर चुके थे और बस आराम कर रहे थे जब अचानक शेन ऐसा हो गया। सूरज, झांग उस शक्तिशाली तारकीय ऊर्जा को देखकर चौंक गए कि ये फैल रही है। उन्होंने हेनरल से मापन उपकरण लाने को कहा। उन्होंने दिखाया कि शेन ने स्तर 3 हासिल किया है। सभी हैरान रह गए। ये स्कूल में वर्षों में देखने को मिला। पहला स्तर 3 था। वह तुरंत प्रिंसिपल को सूचित करने भागा। जुशा ने जुशा से पूछा कि उसने स्तर बढ़ाने का तरीका कैसे सीखा। उस पर सीखने की रुचि दिखाई। जुशा ने जवाब दिया कि उसने सिर्फ वही किया जो वे पहले करते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह भी जल्द ही स्तर बढ़ाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे इतनी हलचल होगी। उसने घर पर कोशिश करने का सोचा जब उसे मौका मिलेगा। जारू ने शेन पर विश्वास किया। उस तीव्र त्रिनिर्वात्मक सत्र के बाद बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। चेल्सी ने सहमति जताई, ये कहते हुए कि यदि वे लगातार ट्रेनिंग जारी रखते हैं तो वे भी स्तर बढ़ा लेंगे। वैन हॉल ने बीच में ही कहा कि उन्हें आराम करना बंद करना चाहिए और अब ट्रेनिंग करने का समय आ गया है, क्योंकि अब बारी उनकी थी। जब वह ट्रेनिंग में जुटा हुआ था, उसने महसूस किया कि प्रमुख व्यक्ति इस बार गालियां हम नहीं दे रहे थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी तारकीय ऊर्जा है जो अभी तक उपयोग में नहीं आई थी। वह मानता था कि जैसे जैसे उसका शरीर धीरे धीरे सोखता जाएगा, वह फिर से स्तर 4 पर पहुंच जाएगा। प्रमुख व्यक्ति बस चुपचाप सब सुनते रहे। समय बीतते बीतते 12 जुलाई 2026 की तारीख आ गई। केवल 55 दिन रह गए थे इंटर्नशिप टूर्नामेंट तक। शेन ने अपनी प्रशिक्षण में पूरी मेहनत की। एक और दिन बीता और उसने अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग जारी रखी। दिन तेजी से गुजरते गए जब वह केवल स्तर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब अंततः 6 सितंबर 2026 का दिन आया, ये था इंटर्नशिप टूर्नामेंट का दिन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सच में उस मंच पर खड़ा था। उसने कहा कि अगर उसकी माँ को पता चलता तो वह खुशी से रोने लगती। जारू ने सुना कि उस साल कभी भी अधिक छात्रों ने भाग लिया। वेनहाउ ने जेन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह स्तर 4 की प्रतियोगिता के लिए तैयार है। स्तर 3 और स्तर 4 के बीच का अंतर छोटा नहीं है। उसे बुरा लगा यह सोचकर कि अगर वे एक साथ और समय बिताते तो शायद वे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकते थे। शेइन ने उसे शांत किया, यह याद दिलाते हुए कि भाग लेना ही काफी है। जीतना या हारना कोई मायने नहीं रखता। अगर स्थिति खतरनाक होती तो वह चेटुई कर लेता। चूंकि स्तर 3 और 4 के लिए विश्राम क्षेत्र अलग थे, उन्हें अलग होना पड़ा। जारू ने कहा कि अगर वे जल्दी समाप्त हो गए तो वे उसे सपोर्ट करने आएंगे। शियाओशियाल ने शेइन को शुभकामनाएं दी पहले कि वह अलविदा कहे। शेइन का समय आ गया और उसने तैयार होने का फैसला किया। वीआईपी स्टैंड में प्रिंसिपल ने कहा कि यह उनकी पहली बार वीआईपी एरिया में है। मिस्टर जांग ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसा होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि उनके छात्र पहले केवल स्तर 2 की प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और कभी इस तरह के इलाज नहीं पाए थे। फिर एक व्यक्ति पास आया और उत्साह से उसका अभिवादन किया। वह बूढ़ा वांग था। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया। वांग मिंग वान युंची के प्रिंसिपल ने हुआ मिंग वान लीतियान के प्रिंसिपल को बधाई दी, जिसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआ इतनी जल्दी स्तर 3 और 4 के छात्रों को लाने में सक्षम होगा। उसने जवाब दिया कि यह सब उसके छात्रों की मेहनत का नतीजा है। उसने सिर्फ उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की। उसने यह भी कहा कि बदलावों के बारे में सूचित होने के लिए वह आभारी है। मिंग युआन ने देखा कि केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा लागू नई नियमों का उद्देश्य
विजेता स्कूलों के लिए सब्सिडी बढ़ाना है, इसलिए प्रतियोगिता निश्चित रूप से कड़ी होगी। कोई आया और कहा कि यह कोई आश्चर्य नहीं है कि यह सब शोर हो रहा है, क्योंकि देहाती पहली बार यहाँ आए हैं। मिंग जुआन को यह स्थिति बुरी लगी, लेकिन वे ने तुरंत हस्तक्षेप किया, उसे शांत होने के लिए कहा। वे ने समझाया कि वे लोग पहले की प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने वाले प्रिंसिपल हैं, यह सुझाव देते हुए कि उनसे टकराव से बचना बेहतर होगा। मिंग जुआन, जो संतुष्ट नहीं था, ने जवाब दिया कि यह सब अतीत की बात है, प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है और कोई नहीं जानता कि इस बार विजेता कौन होगा। याद रहे कि पिछले साल के चैंपियन शोगांग अकादमी के प्रिंसिपल कोई और नहीं बल्कि लीतू हैं, और उसने टिप्पणी की कि हमेशा की तरह जिन कुत्तों में ज्यादा कमी हो वे ही ज्यादा भौंकते हैं। उसने यह भी चेतावनी दी कि इस पल का आनंद लें, क्योंकि अगर वे इस दृश्य को ठीक से याद नहीं रखेंगे तो यह दुख की बात होगी, क्योंकि फिर उन्हें फिर से ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हमारी टीम की ओर से यह प्रतिक्रिया मजाक के रूप में आई। मिस्टर जांग ने मिंग जुआन को फुसफुसाते हुए कहा कि यह उनके लिए इतना ऊंचा स्तर पहली बार है। फिर उसने कहा कि वह बच्चों की प्रतियोगिता के दौरान ठीक रहने को लेकर चिंतित था। इस पर मिंग जुआन ने पूछा कि उन्हें छात्रों के बारे में क्या लगता है। उनके जांग ने कहा कि वे शानदार हैं, खासकर शेइन, ये कहते हुए कि उनकी प्रतिभाएं श्रेष्ठ विद्यालयों के पॉन्टिफ्स को पार नहीं करती। मिगुएल हान ने उनकी सहमति जताई, ये कहते हुए कि उन्हें बस उन पर विश्वास करने की जरूरत है। इसी बीच स्टैंड्स में एक काले बालों वाली महिला जो चश्मा पहने हुए थी, लेइते का नाम का एक कार्ड पकड़े हुए थी। यह उसके लिए इस तरह की प्रतियोगिता में पहली बार था और इसलिए वह चिंतित थी। इस चिंतना ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शेइन कैसे कर रहा होगा। जब उसे पता चला कि शेइन प्रतिस्पर्धा कर रहा है तो उसने विश्वास ही नहीं किया। वह एक हफ्ते से विशेष कक्षा में गई थी और उसने उसे बहुत समय से नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि वह अब कैसे है, लेकिन वह जानती थी कि वह स्कूल का सुपरस्टार बन गया है। यहाँ तक कि एक स्तर 4 की प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। इसके साथ उसने यह सोचा कि क्या वह अब भी किसी आम छात्र जैसे उससे बात करना चाहता होगा। आखिरकार जब वह अपने विचारों में खोई हुई थी तो उसने ठोकर खाई और सौभाग्य से कोई उसे पकड़ लिया। वो झेन थी, जिसने फिक्र करते हुए पूछा कि क्या सब ठीक है। उसे देखकर वो हैरान हुई और मदद के लिए धन्यवाद दिया। उसने पूछा कि वो वहाँ क्या कर रही थी। झेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो बस गुजरा था और उसे बस सलाम करने आया था। उसने यह कहते हुए टिप्पणी की कि जब से वह स्पेशल क्लास में शामिल हुई है, जेन का उसकी दोस्ती में कोई रुचि नहीं रहेगी। तो जेन ने उसे आश्वस्त किया, यह कहते हुए कि यह एक बेतुकी बात है, क्योंकि उसके लिए दोस्त दोस्त होते हैं, स्टेटस की परवाह किए बिना। इससे वह मुस्कुराई। उसे खुशी हुई क्योंकि जैसी उसने उम्मीद की थी, जेन वैसा ही रहा। उसे पूरा भरोसा था कि वह मैच में अच्छा खेलेगा। थोड़ी देर बाद प्रतियोगियों को स्टेज पर बुलाया गया। जेन ने काली शर्ट, पैंट, कलाई की पट्टियां और जूते पहने हुए थे, जिसमें एक ठंडा और स्टाइलिश लुक था। क्लास का प्रतिनिधि उसे एक्शन में देखने के लिए उत्सुक था। इस समय जेन कक्षा में लेवल 4 पर था और उधार लिए गए पावर के साथ उसके पास 999 इच्छाएं और 0 इनाम थे। हालांकि इस वक्त उसकी कोई कर्ज नहीं थी, लेकिन उसकी बाकी कर्ज की कुल राशि लगभग 99 मिलियन इंडियन थी। और अंत में सभी का धन्यवाद जो वीडियो देख रहे थे। अगर आपको ये पसंद आया तो बस वीडियो को लाइक करें, इससे हमारी बहुत मदद होती है। जो पसंद करते हैं वे अगले भाग की मांग करें और लाइक करें। तो अलविदा और अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।